चलो लगाओ अपनी अपनी अटेंडेंस। तो हो गई सबकी अटेंडेंस? यस मैम। यस मैम। ओके, तो निकालो कर्म भूमि। और गर्ल्स सारे लोग मेरे यूट्यूब चैनल से तो जुड़े हुए हैं ना, लिंक तो सबके पास है ना, या नहीं? कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास नहीं है। है मैम। मैम है मेरे पास तो। सबके पास है ना? बस ठीक, ठीक है। चलो, जिसके पास नहीं होगा तो खुद बात कर लेगा, तुम लोगों से कर लेगा। आज चलो तो फिर पढ़ते हैं। गर्ल्स निकालो कर्म भूमि। कौन पढ़ेगा? सब तो तनु के बारे में ही सोच रहे होंगे कि वही पढ़ेगी। तो तनु तैयार हो तुम? यस मैम। वैसे प्रिया, तुम्हारी भी बढ़िया है रीडिंग, और तुम भी जरा साथ दिया करो पढ़ने में। ओके मैम। तनु आज की हाँ, तो से अभी मैं कौन पढ़ रहा है? प्रिया पढ़ेगी। प्रिया, मैं पढ़ूं? नहीं, हाँ कोई बात पढ़ो। नहीं, तनु स्टार्ट कर दे तो फिर बाद में प्रिया पढ़ दे, कोई बात नहीं। जैसे पढ़ना तो अब 2 घंटे की क्लास है, तो ये भी तो कर सकते हो ना कि आधा घंटा मैम। वो पढ़े फिर आधा घंटा मैम। तुम पढ़ो। एक है ना? हाँ। मैम हम्म। एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं रिसीव कर लूं क्या? ना ना। हाँ ठीक है। तो अभी तनु तुम पढ़ो, बाद में पेज नंबर बोल देना तो प्रिया पढ़ देगी जब तुम थकने लगो। ठीक है मैम। अब हम लोग अभी मतलब 15 तक पूरा हो गया है पहले यूनिट में, तो अब 16 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 16 वाला, जो 15 वाला था उसमें हम्म। अमरकांत और जो डॉक्टर साहब हैं उन लोगों के बीच में बातचीत हुई थी। उन्होंने कि स्कूल और ये सब खोलने के बारे में बता रहे थे। उसके बाद अभी नया स्टार्ट होगा 16। इधर कुछ दिनों से अमरकांत म्यूनिसिपल कर बोर्ड का मेंबर हो गया था। लाला समरकांत का नगर में इतना प्रभाव था और जनता अमरकांत को इतना चाहती थी कि उसे धेला भी नहीं खर्च करना पड़ा और वह चुन लिया गया। उसके मुकाबले में एक नामी वकील साहब खड़े थे। उन्हें उसके चौथाई वोट भी न मिले। सुखदा और लाला समरकांत दोनों ही ने उसे मना किया था। दोनों ही उसे घर के कामों में फंसाना चाहते थे। अब वह पढ़ना छोड़ चुका था और लाला जी उसके माथे सारे भार डालकर खुद अलग हो जाना चाहते थे। इधर उधर के कामों में पड़कर वह घर का काम क्या कर सकेगा। एक दिन घर में छोटा मोटा तूफान आ गया। लालाजी और सुखदा एक तरफ थे, अमर दूसरी तरफ और नैना मध्यस्थ थी। लालाजी ने तोन पर हाथ फेर कर कहा, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। भोर से पाठशाला जाओ, सांझ हो तो कांग्रेस में बैठो। अब ये नया रोग और बेसहाने को तैयार हो, घर में लगा दो आग। सुखदा ने समर्थन किया। हाँ, अब तुम्हें घर का काम धंधा देखना चाहिए या व्यर्थ के कामों में फंसना। अब तक तो ये था कि पढ़ रहे हैं, अब तो पढ़ लिख चुके हो। अब तुम्हें अपना घर संभालना चाहिए। इस तरह के काम तो वे उठावे जिनके घर दो चार आदमी हो। अकेले आदमी को घर से ही फुर्सत नहीं मिल सकती, ऊपर के काम कहाँ से करे। अमर ने कहा, जिसे आप लोग रोग और ऊपर का काम और व्यर्थ का झंझट कह रहे हैं, मैं उस घर के काम काम से कम जरूरी नहीं समझता। फिर जब तक आप हैं मुझे क्या चिंता। और सच तो ये है कि मैं इस काम के लिए बनाया ही नहीं गया। आदमी उसी काम में सफल होता है जिसमें उसका जी लगता हो। लेन देन बनिस व्यापार में मेरा जी बिल्कुल नहीं लगता। मुझे डर लगता है कि कहीं बना बनाया काम न बिगड़ जाए।
लाला जी को ये कथन सारहीन जान पड़ा। उनका पुत्र वनिज व्यवसाय के काम में कच्चा हो, यह असंभव था। पोपले मुंह से पान चबाते हुए बोले, ये सब तुम्हारी मुटमर्दी है और कुछ नहीं। मैं न होता तो तुम क्या अपने बाल बच्चों का पालन पोषण न करते? तुम मुझी को पीसना चाहते हो? एक लड़के वो होते हैं जो घर संभाल कर बाप को छुट्टी देते हैं, एक तुम हो के बाप की हड्डियां तक नहीं छोड़ना चाहते। बात बढ़ने लगी। सुखदा ने मामला घर में होते देखा तो चुप हो गई। नैना उंगलियों से दोनों कान बंद करके घर में आ बैठी। यहाँ दोनों पहलवानों में मल्ल युद्ध होता रहा। युवक में चुस्ती थी, फुर्ती थी, लचक थी, बूढ़े में पेच था, दम था, रौब था। पुरान फिकायत बार बार उसे दबाना चाहता था, पर जवान पट्टा नीचे से सरक जाता था। कोई हाथ कोई घात न चलता था। अंत में लालाजी ने जामे से बाहर होकर कहा, तो बाबा तुम अपने बाल बच्चों को लेकर अलग हो जाओ, मैं तुम्हारा बोझ नहीं संभाल सकता। इस घर में रहोगे तो किराया और घर में जो कुछ खर्च पड़ेगा उसका आधा चुपके से निकाल कर रख देना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका नहीं लिया है। घर को अपना समझो तो तुम्हारा सब कुछ है, ऐसा नहीं समझते तो यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। जब मैं मर जाऊं तो जो कुछ हो आकर ले लेना। अमरकांत पर बिजली सी गिर पड़ी। जब तक बालक न हुआ था और वह घर से फटा फटा रहता था, तब उसे आघात की शंका दो एक बार हुई थी, पर बालक के जन्म लेने के बाद से लालाजी के व्यवहार और स्वभाव में वात्सल्य की स्निग्धता आ गई थी। अमर को अब इस कठोर आघात की बिल्कुल शंका न रही थी। लालाजी को जिस खिलौने की अभिलाषा थी, उन्हें वह खिलौना देकर अमर निश्चिंत हो गया था, पर आज उसे मालूम हुआ वह खिलौना माया की जंजीरों को न तोड़ सका। पिता पुत्र की टालमटोल पर नाराज हो घुड़के झिड़के मुंह फुलाए, ये तो उसकी समझ में आता था, लेकिन पिता पुत्र से घर का किराया और रोटियों का खर्च मांगे, ये तो माया लिप्सा की निर्मम माया लिप्सा की पराकाष्ठा थी। इसका एक ही जवाब था कि वह आज ही सुखदा और उसके बालक को लेकर कहीं और जा टिके और फिर पिता से कोई सरोकार न रखे, और अगर सुखदा आपत्ति करे तो उसे भी तिलांजलि दे दे। उसने स्थिर भाव से कहा, अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सही। लालाजी ने कुछ खिसियाकर पूछा, सास के बल पर कूद रहे होगे? अमर ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, दादा आप घाव पर नमक न छिड़कें। जिस पिता ने जन्म दिया, जब उसके घर में मेरे लिए स्थान नहीं है, तो क्या आप समझते हैं मैं सास और ससुर की रोटियां तोड़ूंगा? आपकी दया से इतना नीच नहीं हूँ। मैं मजदूरी कर सकता हूँ, पसीने की कमाई खा सकता हूँ। मैं किसी प्राणी से दया की भिक्षा मांग अपने आत्मसम्मान के लिए घातक समझता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं मजदूरी करके भी जनता की सेवा कर सकता हूँ। समरकांत ने समझा अभी उसका नशा नहीं उतरा। महीना गृहस्थी के चरखे में पड़ेगा तो आंखें खुल जाएंगी। चुपचाप बाहर चले गए और अमर उसी वक्त एक मकान की तलाश करने लगा। उसके चले जाने के बाद लालाजी फिर अंदर गए। उन्हें आशा थी कि सुखदा उनके घाव पर मरहम रखेगी, पर सुखदा उन्हें अपने द्वार के सामने देखकर भी बाहर न निकली। कोई पिता इतना कठोर हो सकता है, इसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आखिर यह लाखों की संपत्ति किस काम आएगी? अमर घर के कामकाज से अलग रहता है, यह सुखदा को खुद बुरा मालूम होता है। लालाजी इसके लिए पुत्र को ताड़ना देते हैं, यह भी उचित ही था, लेकिन घर का और भोजन का खर्च मांगना, यह तो नाता ही तोड़ना था। तो जब वह नाता तोड़ते तो वह रोटियों के लिए उनकी खुशामद न करेगी। अगर घर में आग लग जाए उससे कोई मतलब नहीं। उसने अपने सारे गहने उतार डाले। आखिर ये गहने भी तो लालाजी ही ने दिए हैं। माँ की दी हुई चीजें भी उतार फेंकी। माँ ने भी जो कुछ दिया था दहेज की पुरौती में ही तो दिया था, उसे भी लालाजी ने अपनी बही में टांक लिया होगा। वह इस घर से केवल एक साड़ी पहनकर जाएगी। भगवान उसके मुन्ने को कुशल से रखे, उसे किसी की क्या परवाह। यह अमूल्य रत्न तो कोई उससे नहीं छीन सकता। अमर के प्रति इस समय उसके मन में सच्ची सहानुभूति उत्पन्न हुई। आखिर म्यूनिसिपैलिटी के लिए खड़े होने में क्या बुराई थी? मान और प्रतिष्ठा किसे प्यारी नहीं होती? इसी मेंबरी के लिए लोग लाखों खर्च करते हैं। क्या वहां जितने मेंबर हैं वह सब घर के निखट्टू ही हैं? कुछ काम करने की लालसा प्राणी मात्र को होती है। अगर वह स्वार्थ साधन पर अपना समर्पण नहीं करते तो कोई ऐसा काम नहीं करते जिसका यह दंड दिया जाए। कोई दूसरा आदमी पुत्र के इस अनुराग पर अपने धन्य को मानता, अपने भाग्य को सराहता। सहसा अमर ने आकर कहा, तुमने आज दादा की बातें सुन ली, अब क्या सलाह है? सलाह क्या है, आज ही यहाँ से विदा हो जाना चाहिए। ये फटकार पाने के बाद तो मैं इस घर में पानी पीना हराम समझती हूँ। कोई घर ठीक कर लो। वह तो ठीक कर आया, छोटा सा मकान है, साफ सुथरा, नीचे बाग में 10 रुपए किराया है। मैं भी तैयार हूँ। तो एक तांगा लाऊं? कोई जरूरत नहीं, पांव पांव चलेंगे। संदूक बिछावन यह सब तो ले चलना ही पड़ेगा। इस घर में हमारा कुछ नहीं है। मैंने तो सब गहने भी उतार दिए। मजदूरों की स्त्रियां गहने पहनकर नहीं बैठा करती। स्त्री कितनी अभिमानिनी है, ये देखकर अमरकांत चकित रह गया। बोला, लेकिन गहने तो तुम्हारे हैं, उन पर किसी का दावा नहीं है। फिर आधे से ज्यादा तो तुम अपने साथ लाई थी। अम्मा ने जो कुछ दिया दहेज की पुरौती में दिया। लालाजी ने जो कुछ दिया वह ये समझ
कर दिया कि घर में ही तो है, एक एक चीज उनकी बही में दर्ज है। मैं गहनों को भी दया की भिक्षा समझती हूँ। अब तो हमारा उसी चीज पर दावा होगा जो हम अपनी कमाई से बनवाएंगे। अमर गहरी चिंता में डूब गया। ये तो इस तरह नाता तोड़ रही है कि एक तार भी बाकी न रहे। गहने औरतों को कितने प्रिय होते हैं ये वह जानता था। पुत्र और पति के बाद अगर उन्हें किसी वस्तु से प्रेम होता है तो वह गहने हैं। कभी कभी तो गहनों के लिए वह पुत्र और पति से भी तन बैठती है। अभी घाव ताजा है, कसक नहीं है। 2-4 दिन के बाद यह वितृष्णा जलन और असंतोष के रूप में प्रकट होगी। फिर तो बात बात पर ताने मिलेंगे, बात बात पर भाग्य का रोना होगा। घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। बोला, मैं तो ये सलाह दूंगा सुखदा, जो चीज अपनी है उसे अपने साथ ले चलने में कोई बुराई नहीं समझता। सुखदा ने पति को सग्रभ दृष्टि से देखकर कहा, तुम समझते होगे मैं गहनों के लिए कोने में बैठकर रोऊंगी और अपने भाग्य को कोसूंगी। स्त्रियां अवसर पड़ने पर कितना त्याग कर सकती हैं ये तुम नहीं जानते। मैं इस फटकार के बाद इन गहनों की ओर ताकना भी पाप समझती हूँ। इन्हें पहनना तो दूसरी बात है। अगर तुम डरते हो कि मैं कल ही से तुम्हारा सिर खाने लगूंगी तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि अगर गहनों का नाम मेरी जबान पर आए तो जबान काट लेना। मैं ये भी कह देती हूँ कि मैं तुम्हारे भरोसे पर नहीं जा रही हूँ। अपनी गुजर भर को आप कमा लूंगी। रोटियों में ज्यादा खर्च नहीं होता, खर्च होता है आडंबर में। एक बार अमीरी की शान छोड़ दो, फिर 4 आने पैसे में काम चलता है। नैना भाभी को गहने उतार कर रखते देख चुकी थी। उसके प्राण निकले जा रहे थे कि अकेली इस घर में कैसे रहेगी। बच्चे के बिना तो वह घड़ी भर भी नहीं रह सकती। उसे पिता, भाई, भावत सब पर क्रोध आ रहा था। दादा को क्या सूझी, इतना धन तो घर में भरा हुआ है, वह क्या होगा। भैया ही घड़ी पर दुकान पर बैठ जाते तो क्या बिगड़ जाता था। भाभी को भी न जाने क्या सनक सवार हो गई। वह न जाती तो भैया 2-4 दिन में फिर लौट ही आते। भाभी के साथ वह भी चली जाए तो दादा को भोजन कौन देगा। किसी और के हाथ का बनाया तो खाते भी नहीं। वह भाभी को समझाना चाहती थी पर कैसे समझाए। ये दोनों तो उसकी तरफ आंखें उठाकर देखते भी नहीं। भैया ने अभी से आंखें फेर ली। बच्चा भी कैसा खुश है, नैना के दुख का पारावार नहीं है। उसने जाकर बाप से कहा, दादा भाभी तो सब गहने उतार कर रखे देती हैं। लाला जी चिंतित थे, कुछ बोले नहीं, शायद सुना ही नहीं। नैना ने जरा और जोर से कहा, भाभी अपने सब गहने उतार कर रखे देती हैं। लाला जी अनमने भाव से सर उठाकर कहा, गहने क्या कर रही है, उतार उतार कर रखे देती है तो मैं क्या करूं। तुम जाकर उनसे कहते क्यों नहीं। वह नहीं पहनना चाहती तो मैं क्या करूं। तुम ही ने उनसे कहा होगा गहने मत ले जाना। क्या तुम उनके ब्याह के गहने भी ले लोगे। हाँ मैं सब ले लूंगा, इस घर में उसका कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारा अन्याय है। जा अंदर बैठ, बकबक मत कर। तुम जाकर उन्हें समझाते क्यों नहीं। तुझे बड़ा दर्द आ रहा है, तू ही क्यों नहीं समझाती। मैं कौन होती हूँ समझाने वाली। तुम अपने गहने ले रहे हो तो वह मेरे कहने से क्या क्यों पहनने लगी। दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। फिर नैना ने कहा, मुझसे ये अन्याय नहीं देखा जाता। गहने उनके हैं, ब्याह के गहने तुम उनसे नहीं ले सकते। तू ये कानून कब से जान गई। न्याय क्या है और अन्याय क्या है ये सिखाना नहीं पड़ता। बच्चे को भी बेकसूर सजा दो तो वह चुपचाप न सहेगा। मालूम होता है भाई से यही विद्या सीखती है। भाई से अगर न्याय अन्याय का ज्ञान सीखती हूँ तो कोई बुराई नहीं। अच्छा भाई सिर मत खा, कह दिया अंदर जा। मैं किसी को मानने समझाने नहीं जाता। मेरा घर है, इसकी सारी संपदा मेरी है। मैंने इसके लिए जान खपाई है, किसी को क्यों ले जाने दूं। नैना ने सहसा सिर झुका लिया और जैसे दिल पर जोर डालकर कहा, फिर मैं भी भाभी के साथ चली जाऊंगी। लाला जी की मुद्रा कठोर हो गई। चली जा, मैं नहीं रोकता। ऐसी संतान से बेसंतान रहना ही अच्छा है। खाली कर दो मेरा घर, आज ही खाली कर दो। खूब टांगे फैलाकर सोऊंगा, कोई चिंता तो न होगी। आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, ये तो न सुनना पड़ेगा। तुम्हारे रहने से कौन सुखता मुझे। नैना लाल आंखें किए सुखदा से जाकर बोली, भाभी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सुखदा ने विश्वास के स्वर में कहा, हमारे साथ। हमारे तो अभी कहीं घर द्वार ही नहीं है, न पैसे हैं, न बर्तन भांडे हैं, न नौकर चाकर हैं। हमारे साथ कैसे चलोगी, इस महल में कौन रहेगा। नैना की आंखें भर आईं। जब तुम ही जा रही हो तो मेरा यहाँ क्या है। पगली सिल्लो आई और ठट्टा मार कर बोली, तुम सब जने चले जाओ, अब मैं इस घर की रानी बनूंगी। इस कमरे में इसी पलंग पर मजे से सोऊंगी। कोई भिखारी द्वार पर आएगा तो झाड़ू लेकर दौड़ूंगी। अमर पगली के दिल की बात समझ रहा था पर इतना बड़ा खटला लेकर कैसे जाए। घर में एक ही तो रहने लायक कोठरी है, वहां नैना कहाँ रहेगी और यह पगली तो जीना मुहाल कर देगी। नैना से बोला, तुम हमारे साथ चलोगे तो दादा का खाना कौन बनाएगा नैना। फिर हम यहीं कहीं दूर थोड़ी जा रहे हैं। मैं वादा करता हूँ एक बार रोज तुमसे मिलने आया करूंगा। तुम और सिल्लो दोनों रहो, हमें जाने दो। नैना रो पड़ी, तुम्हारे बिना मैं इस घर में कैसे रहूंगी भैया। सोचो दिन भर पड़े पड़े क्या करूंगी। मुझसे तो छिन भर भी नहीं रहा जाएगा। मुन्ने की याद कर करके रोया करूंगी। देखते हो भाभी मेरी ओर ताकता भी नहीं।
अमर ने कहा तो मुन्ने को छोड़ जाऊं, तेरे ही पास रहेगा। सुखदा ने विरोध किया। वाह, कैसे बात कर रहे हो, रो रो कर जान दे देगा, फिर मेरा जी भी तो न मानेगा। शाम को तीनों आदमी घर से निकले। पीछे पीछे सिल्लो भी हंसती हुई चली जाती थी। सामने के दुकानदार ने समझा कहीं न्योते जाती हैं, पर क्या बात है, किसी के देह पर छल्ला भी नहीं, न चादर न धराऊ कपड़े। लाला समरकांत अपने कमरे में बैठे हुक्का पी रहे थे। आंखें उठाकर भी न देखा। 1 घंटे के बाद वह उठे, घर में ताला डाल दिया और फिर कमरे में आकर लेटे रहे। एक दुकानदार ने आकर पूछा, भैया और बीवी कहाँ चले गए? लाला जी ने मुंह फेर कर जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, मैंने सबको घर से निकाल दिया। मैंने धन इसलिए नहीं कमाया है कि लोग मौज उड़ाएं। जो धन को मिट्टी समझे उसे धन का मूल्य सीखना होगा। मैं आज भी 18 घंटे रोज काम करता हूँ, इसलिए नहीं कि लड़के धन को मिट्टी समझें। मेरी ही गोद के लड़के मुझे ही आके दिखाएं, धन का धन दूं, ऊपर से धौंस भी सुनूं। बस जुबान न खोले, चाहे कोई घर में आग लगा दे। घर का काम चूल्हे में जाए तो मैं संभाव में, जलसों में आनंद आता है तो जाओ, जलसों से अपना निबाह भी करो। ऐसे के लिए मेरा घर नहीं। लड़का वही है जो कहना सुने। जब लड़का अपने मन का हो गया तो लड़का कैसा। रेणुका को ज्यों ही सिल्लो ने खबर दी, वह बदहवास दौड़ी आई, मानो बेटी और दामाद पर कोई बड़ा संकट आ गया है। वह क्या गैर थी, उनसे क्या कोई नाता ही नहीं, उनकी खबर तक न दी और अलग मकान ले लिया। वाह, ये भी कोई लड़कों का खेल है। दोनों बिलल्ले, छोकरी तो ऐसी न थी, पर लौंडे के साथ उसका भी सिर फिर गया। रात के 8 बज गए थे। हवा अभी तक गर्म थी। आकाश के तारे गर्द से धुंधले हो रहे थे। रेणुका पहुंची तो तीनों निकले हुए कोठे की एक चारपाई पर बराबर छत पर मन मारे बैठे थे। सारे घर में अंधकार छाया हुआ था। बेचारे पर गृहस्थी की नई विपत्ति पड़ी थी। पास एक पैसा नहीं, कुछ न सूझता, क्या करे। अमर ने उन्हें देखते ही कहा, अरे तुम्हें कैसे खबर मिल गई अम्मा जी? अच्छा, इस चुड़ैल सिल्लो ने जाकर कहा होगा। कहा है, अभी खबर लेता हूँ। रेणुका अंधेरे में जीने पर चढ़ने से हाफ गई थी। चादर उतारती हुई बोली, मैं क्या दुश्मन थी कि मुझसे उसने ये कह दिया तो बुराई की? क्या मेरा घर न था या मेरे घर रोटियां न थी? मैं यहाँ एक क्षण भर तो न रहने दूंगी। वहां पहाड़ सा घर पड़ा हुआ है, यहाँ तुम सबके सब एक बिल में घुसे बैठे हो। उठो अभी, बच्चा मारी गर्मी के कुम्हला गया होगा। यहाँ खाटे भी तो नहीं है और इतनी सी जगह में सोओगे कैसे? तू तो ऐसी न थी सुग्धा, तुझे क्या हो गया? बड़े बूढ़े दो बात कही तो गम खाना होता है कि घर से निकल खड़े होते हैं। क्या इनके साथ तेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई? सुग्धा ने सारा वृतांत क्या सुनाया और इस ढंग से कि रेणुका को भी लाला समरकांत की ज्यादती मालूम हुई। उन्हें अपने धन का घमंड है तो उसे लिए बैठे रहें, मरने लगे तो साथ लेते जाएं। अमर ने कहा, दादा को ये ख्याल न होगा कि ये सब घर से चले जाएंगे। सुग्धा का क्रोध इतनी जल्दी शांत न होने वाला था। बोली, चलो। उन्होंने साफ कहा, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। क्या वह एक दफे भी आकर न कह सकते थे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम घर से निकले। वह कमरे में बैठे टुकुर टुकुर देखा देखा किए। बच्चे पर भी उन्हें दया न आई। जब कितना घमंड है तो यहाँ एक क्या आदमी ही नहीं है? वह अपना महल लेकर रहे, हम अपनी मेहनत मजदूरी कर लेंगे। ऐसा लोभी आदमी तुमने कभी देखा था? अम्मा बीवी गई तो इन्हें भी डांट बतलाई, बेचारी रोती चली आई। रेणुका ने नैना का हाथ पकड़कर कहा, अच्छा, जो हुआ अच्छा ही हुआ। चलो, देर हो रही है, मैं महाराजन से भोजन को कह आई हूँ, खाटे भी निकलवा आई हूँ। लाला का घर न उजड़ता तो मेरा कैसे बसता। नीचे प्रकाश हुआ। सिल्लो ने कड़वे तेल का चिराग जला दिया था। मैम, ये सिल्लो कौन थी? हेलो। नौकरानी है। अच्छा। रेणुका को यहाँ नौकरानी है, नौकरानी। अच्छा, रेणुका को यहाँ पहुंचाकर बाजार दौड़ी गई। चिराग तेल और एक झाड़ू लाई। चिराग जलाकर घर में झाड़ू लगा रही थी। सुग्धा ने बच्चे को रेणुका की गोद में लेकर कहा, आज तो क्षमा करो अम्मा, फिर आगे देखा जाएगा। लाला जी को ये कहने का मौका क्यों दें कि आखिर ससुराल भागा? उन्होंने पहले ही तुम्हारे घर का द्वार बंद कर दिया है। हमें 2-4 दिन यहाँ रहने दो, फिर तुम्हारे पास चले जाएंगे। जरा हम देख तो लें अपने बूते पर रह सकते हैं या नहीं। अमर की नानी मर रही थी। अपने लिए तो उसे चिंता न थी। सलीम या डॉक्टर के यहाँ चला जाएगा। यहाँ सुक्ता और नैना दोनों बेखाट के कैसे सोएंगी? कल ही कहाँ से धन बरस जाएगा? मगर सुग्धा की बात कैसे काटे? रेणुका ने बच्चे की मुच्छियां लेकर कहा, भला देख लेना, जब मैं मर जाऊं, अभी तो मैं जीती ही हूं। वह घर भी तेरा ही है, चल जल्दी कर। सुग्धा ने दृढ़ता से कहा, अम्मा, जब तक हम अपनी कमाई से अपना निबाह न कर लेंगे तब तक तुम्हारे यहाँ न जाएंगे पर मेहमान की तरह घंटे 2 घंटे बैठेंगे और चले आएंगे। रेणुका ने अमर से अपील की, देखते हो बेटा, इसकी बातें ये मुझे भी गैर समझती है। सुग्धा ने व्यथित कंठ से कहा, अम्मा, बुरा न मानना, आज दादाजी का बर्ताव देखकर मुझे मालूम हो गया कि धनियों को अपना धन कितना प्यारा होता है। कौन जाने अभी तुम्हारे मन में
कभी तुम्हारे मन में भी ऐसे ही भाव पैदा हो तो ऐसा अवसर आने ही क्यों दिया जाए। जब हम मेहमान की तरह, अमर ने बात काटी। रेणुका के कोमल हृदय पर कितना कठोर आघात था। तुम्हारे जाने में तो ऐसा कोई हर्ज नहीं है सुग्धा, तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। सुग्धा ने तीव्र स्वर से कहा। तो क्या तुम ही कष्ट सह सकते हो, मैं नहीं सह सकती। तुम अगर कष्ट से डरते हो तो जाओ, मैं तो अभी कहीं नहीं जाने की। नतीजा ये हुआ कि रेणुका ने सिल्लो को घर भेजकर अपने बिस्तर मंगवाए। भोजन पक चुका था इसलिए भोजन भी मंगवा लिया गया। छत पर झाड़ू दे गई और जैसे धर्मशाला में यात्री ठहरते हैं उसी तरह इन लोगों ने भोजन करके रात काटी। बीच बीच में मजाक भी हो जाता था। विपत्ति में जो चारों ओर अंधकार दिखता है वह हाल न था। अंधकार था पर उषा काल था, विपत्ति थी पर सिर पर नहीं पैरों के नीचे। दूसरे दिन सवेरे रेणुका घर चली गई। उन्होंने फिर सबको साथ ले चलने के लिए जोर लगाया पर सुद्धा राजी न हुई। कपड़े लत्तों बर्तन भांडे खाट खटोले कोई चीज लेने पर राजी न हुई। यहाँ तक रेणुका नाराज हो गई और अमरकांत को भी बुरा मालूम हुआ, वह इस अभाव में भी उस पर शासन कर रही है। रेणुका के जाने के बाद अमरकांत सोचने लगा, रुपए पैसे का कैसे प्रबंध हो। ये समय प्री पाठशाला का था, वहां जाना लाजमी था। सुग्धा अभी सवेरे की नींद में मग्न थी और नैना चिंतातुर बैठी सोच रही थी कैसे घर का काम चलेगा। उस वक्त अमर पाठशाला चला गया पर आज वहां उसका जी बिल्कुल न लगा। कभी पिता पर क्रोध आता, कभी सुग्धा पर, कभी अपने आप पर। उसने अपने निर्वासन के विषय में डॉक्टर साहब से कुछ न कहा। वह किसी की सहानुभूति न चाहता था। आज अपने मित्रों में से वह किसी के पास न गया। उसे भय हुआ लोग उसका हाल सुनकर दिल में यही समझेंगे मैं उनसे कुछ मदद चाहता हूँ। 10 बजे घर लौटा तो देखा सिल्लो आटा गूंद रही है और नैना चौके में बैठी तरकारी पका रही है। पूछने की हिम्मत न पड़ी पैसे कहाँ से आए। नैना ने आप ही कहा, सुनते हो भैया, आज सिल्लो ने हमारी दावत की है। लकड़ी घी आटा दाल सब बाजार से लाई है, बर्तन भी किसी अपने जान पहचान के घर से मांग लाई है। सिल्लो बोल उठी, मैं दावत नहीं करती, मैं अपने पैसे जोड़ कर ले लूंगी। नैना हंसते हुए बोली, ये बड़ी देर से मुझसे लड़ रही है, ये कहती है मैं पैसे ले लूंगी, मैं कहती हूँ तू दावत कर रही है। बताओ भैया, दावत ही तो कर रही है। हाँ और क्या, दावत तो है ही। अमरकांत पगली सिल्लो के मन का भाव ताड़ गया। वह समझती है अगर यह न कहूंगी तो शायद ये लोग उसके रुपए की लाई हुई चीजें लेने से इनकार कर देंगे। सिल्लो का पोपला मुंह खिल गया, जैसे वह अपनी दृष्टि में कुछ ऊंची हो गई है, जैसे उसका जीवन सार्थक हो गया है। उसकी रूपहीनता और शुष्कता मानो माधुर्य में नहा उठी। उसने हाथ धोकर अमरकांत के लिए लोटे का पानी रख दिया तो पांव जमीन पर न पड़ते थे। अमर को अभी तक आशा थी कि दादा शायद सुग्धा और नैना को बुला लेंगे, पर जब कोई बुलाने न आया और न वह खुद आए तो उसका मन खट्टा हो गया। उसने जल्दी से स्नान किया पर याद आया धोती तो है ही नहीं। गले की चादर पहन ली, भोजन किया और कुछ कमाने की टोह में निकला। सुग्धा ने मुंह लटकाकर पूछा, तुम तो ऐसे निश्चिंत होकर बैठ रहे जैसे यहाँ सारा इंतजाम किए जा रहे हो। यहाँ लाकर बिठाना ही जानते हो। सुबह से गायब हुए, दो दोपहर को लौटे। किसी से कुछ काम धंधे के लिए कहा या खुद छप्पर फाड़ कर देगा। यो काम न चलेगा, समझ गए। 24 घंटे के अंदर सुग्धा के मनोभाव में ये परिवर्तन देखकर अमर का मन उदास हो गया। कल कितने बढ़ बढ़कर बातें कर रही थी, आज शायद पछता रही है कि क्यों घर से निकले। रूखे स्वर में बोला, अभी तो किसी से कुछ नहीं कहा, अब जाता हूँ किसी काम की तलाश में। मैं जरा जज साहब की स्त्री के पास जाऊंगी, उनसे किसी काम को कहूंगी। उन दिनों तो मेरा बड़ा आदर करती थी, अब का हाल नहीं जानती। अमर कुछ नहीं बोला। ये मालूम हो गया कि उसकी कठिन परीक्षा के दिन आ गए। अमरकांत को बाजार के सभी लोग जानते थे। उसने एक खद्दर की दुकान से कमीशन पर बेचने के लिए कई थान खद्दर की साड़ियां, जमपर, कुर्ते चादरें आदि ले ली और उन्हें खुद पीठ पर लादकर बेचने लगा। दुकानदार ने कहा, ये क्या करते हो बाबू, एक मजदूर ले लो, लोग क्या कहेंगे, भद्दा लगता है। अमरकांत के अंतःकरण में क्रांति का तूफान उठ रहा था। उसका बस चलता तो आज धनवानों का अंत कर देता। जो संसार को नरक बनाए हुए वह बोझ उठाकर दिखाना चाहता था। मैं मजदूरी करके निभा करना इससे कहीं अच्छा समझता हूँ कि हराम की कमाई खाऊं। तुम सब मोटी तोंद वाले हरामखोर हो, पक्के हरामखोर हो। तुम मुझे नीच समझते हो इसलिए कि मैं अपनी पीठ पर बोझे लादे हुए हूँ। क्या ये बोझ तुम्हारी अनीति और अधर्म के बोझ से ज्यादा लज्जास्पद है, जो तुम अपने सिर पर लादे फिरते हो और शर्माते जरा भी नहीं, उल्टे और घमंड करते हो। इस वक्त अगर कोई धनी अमरकांत को छेड़ देता तो उसकी शामत ही आ जाती। वह सिर से पांव तक बारूद बना हुआ था, बिजली का जिंदा तार। चैप्टर 17। अमरकांत खादी बेच रहा है। 3 बजे इस होंगे चैप्टर लूट। पे इस चैप इस चैप्टर पर पहले देख लो, किसी को कोई डाउट्स हो, कुछ डिस्कशन हो, कोई चर्चा करना चाहते हो, क्योंकि सब नहीं तो सत्यनारायण की कथा की तरह ही सब पाठ सुनते रहते हैं, इसलिए मुझे ही टोकना पड़ता है। हालांकि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि जहां से भी जिस सेंटेंस पे मैम तुमको इसमें से डिस्कशन चाहिए हो तो रोक कर पूछो। नहीं तो कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैम समझ में आ रहा है सब कुछ, और समझ में नहीं आता तो पूछ ही लेते हैं।
चैप्टर 17। मैं सबको अमरकांत कह रही हूँ, खाली तुम्हें नहीं। यस मैम, समझ आ रहा है अभी। हाँ ठीक है ठीक है। अमरकांत खादी बेच रहा है। 3 बजे होंगे, लू चल तो रही है। करो कंटिन्यू। बगुले उठ रहे हैं, दुकानदार दुकानों पर सो रहे हैं, रईस महलों में सो रहे हैं, मजदूर पेड़ों के नीचे सो रहे हैं और अमर खादी का गट्ठा लादे पसीने में तर चेहरा, सुर्ख आंखें लाल, गली गली घूमता फिरता है। एक वकील साहब ने खस का पर्दा उठाकर देखा और बोले, अरे यार, ये क्या गजब करते हो, म्यूनिसिपल कमिश्नरी की तो लाज रखते, सारा भद्द कर दिया, क्या कोई मजदूर नहीं मिलता था? अमर ने गट्ठा लिए कहा, मजदूरी करने से म्यूनिसिपल कमिश्नरी की शान में बट्टा नहीं लगता, बट्टा लगता है धोखेधड़ी की कमाई खाने से। वहां धोखेधड़ी की कमाई खाने वाला कौन है भाई? क्या वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, सेठ, साहूकार धोखेधड़ी की कमाई खाते हैं? ये उनके दिल से पूछिए, मैं किसी को क्यों बुरा कहूं? आखिर आपने कुछ समझकर ही तो फिक्रा चुस्त किया है। मैम, फिक्रा का मतलब क्या होता है? आई थिंक वो जो प्रोफेशन। मतलब कमेंट। अच्छा, नहीं, कमेंट कमेंट है, फिक्रा कसा है, कमेंट पास किया ना। हाँ, जो टिप्पणी की है ना अगर उसके लिए फिक्रा कसा है। अगर आप मुझसे पूछना ही चाहते हैं मतलब तो। जैसे ताना कहते हो ना, ताना कसा है ना। यस अच्छा। मैम। जैसे ताना कहेंगे हिंदी में। हम्म। हाँ। एक आदमी 10 रुपए में गुजर करता है, दूसरे को 10,000 क्यों चाहिए? ये धांधली उसी वक्त तक चलेगी जब तक जनता की आंखें बंद हैं। क्षमा कीजिएगा, एक आदमी पंखे की हवा खाए और खसखाने में बैठे और दूसरा आदमी दोपहर की धूप में तपे, ये न न्याय है न धर्म है, यह धांधली है। छोटे बड़े तो भाई साहब हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे, सबको आप बराबर नहीं कर सकते। मैं दुनिया का ठेका नहीं लेता, अगर न्याय अच्छी चीज है तो वह इसलिए खराब नहीं हो सकती कि लोग उसका व्यवहार नहीं करते। इसका आशय ये है कि आप व्यक्तिवाद को नहीं मानते, समष्टिवाद के कायल हैं। मैं किसी वादे का कायल नहीं, केवल न्यायवाद का पुजारी हूँ। तो अपने पिताजी से बिल्कुल अलग हो गए। पिताजी ने मेरी जिंदगी भर का ठेका नहीं लिया। अच्छा लाइए, देखें आपके पास क्या क्या चीजें हैं। अमरकांत ने इन महाशय के हाथ 10 रुपए के कपड़े बेचे। अमर अमर आजकल बड़ा क्रोधी, बड़ा कटुभाषी, बड़ा उद्दंड हो गया है। हरदम उसकी तलवार म्यान से बाहर रहती है, बात बात पर उलझता है, फिर भी उसकी बिक्री अच्छी होती है। रुपया सवा रुपया रोज मिल जाता है। त्यागी दो प्रकार के होते हैं, एक वह जो त्याग में आनंद मानते हैं, जिनकी आत्मा के त्याग में संतोष और पूर्णता का अनुभव होता है, जिनके त्याग में उदारता और सौजन्य है। दूसरे वह जो दिल जले त्यागी होते हैं, जिनका त्याग अपनी परिस्थितियों से विद्रोह मात्र है, जो अपने न्याय पथ पर चलने का तावान संसार से लेते हैं, जो खुद जलते हैं इसलिए दूसरों को भी जलाते हैं। अमर इसी तरह का त्यागी था। स्वस्थ आदमी अगर नीम की पत्ती चबाता है। मैम, हेलो मैम। हाँ हाँ, सुन रही हूँ। मैम, इसमें उस प्रकार का त्यागी कहा गया है बोलो। ना जिसमें कि विद्रोह की मात्रा है, अमर को और न्याय पथ पर चलने को मतलब जो संसार ने उसको मजबूर किया, वो खुद भी इन चीजों से आसक्त है, वो भी मतलब भोग विलास करना चाहता है, अपने माता पिता की संपत्ति पे रहना चाहता था, पर उसको अच्छा, ये है जबरदस्ती कि ये वो सारा कुछ त्यागी करना नहीं पड़ा। है। यस, ये मतलब ये ऐसे लोग त्यागी नहीं होते, ये त्याग का दिखावा कर रहे होते हैं। ऐसे लोग दिल जली त्यागी, उन्होंने बढ़िया सा नाम दिया है मुंशी प्रेमचंद ने, कि ऐसे जो त्यागी होते हैं वो दिल जले त्यागी होते हैं, जो अपनी परिस्थितियों से विद्रोह करते हैं, उसमें एडजस्ट नहीं होते हैं। तो जब उन्हें कोई चीज मिलती, जैसे जो एक मुहावरा प्रसिद्ध है, कहावत प्रसिद्ध है कि अगर अंगूर नहीं मिल लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, है ना। यस तो मैम। धन की बुराई ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये धन कमाने की ना तो क्षमता रखते हैं और ना क्षमता उत्पन्न करना चाहते हैं, इसलिए धन की बुराई कर रहे हैं। तो ये जो त्यागी बन रहे हैं, ये त्यागी बन नहीं रहे हैं, ये त्याग का दिखावा भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि सच तो ये है कि इन्हें मिल नहीं पा रहा है, तो इसलिए ये त्याग का वो ढोंग दिखा रहे हैं कि उन्हें नहीं चाहिए धन। बिना कमाए मिल जाए तो, जैसे अब लाला जी कुछ ना कहें तो उनका धन खर्च करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो मेहनत करने की बात करते हैं, घर देखने की बात करते हैं, काम में हाथ बटाने की ही नहीं, बल्कि अब तो वो ये बात करते हैं कि काम वो करें और वो आराम करें। वो अब थोड़ा मतलब घर की जो चिंताएं हैं, टेंशन है कि घर का मैनेजमेंट कैसे करना है, धन का मैनेजमेंट कैसे करना है, परिवार को कैसे देखना है, वो सब करे और वो अपना रेस्ट करें। उसे रेस्ट नहीं दे सकता ये,
वो सब देखने भाल नहीं कर सकता। मैनेजमेंट मतलब खुद धन कमाने का ढोंग कर सकता है, पर जो कमाया हुआ धन रखा है उसका उसका मैनेजमेंट नहीं देख सकता, ये उसका प्रबंध नहीं कर सकता, उसकी देखभाल नहीं कर सकता, वह कुछ नहीं कर सकता। तो ये त्यागी नहीं है, बल्कि ये वो व्यक्ति है जो अपनी परिस्थितियों से विद्रोह कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि उन परिस्थितियों में एडजस्ट होने की इसमें क्षमता ही नहीं है। मेहनती नहीं है ये, सच तो ये है। इसलिए त्यागी, देखो मैंने कई लोग देखे कि जब कोई चारपाई दे बिछा के तो कहेंगे चारपाई चुभती है, कुछ बिछाने को चाहिए, फिर बिछाने को दिया, ये बड़ा पतला है गद्दा, इससे भी चुभती है, कोई गुलगुल सा मुलायम सा होना चाहिए। लेकिन जब उन्हें कमाना पड़े, अरे हम तो चबूतरे में फुटपाथ में कहीं भी पड़ जाते हैं, हमें तो आ जाती नहीं, वहीं पड़ जाएंगे, वहीं सो भी जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है, उन माइंड को इस इंस्ट्रक्शन जब दे दी गई कि अब चारपाई नहीं मिलेगी, यहीं सोना है, तो उसको नींद तो वहीं आ जानी है। तो ये वो लोग हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, मेहनत ही नहीं करना चाहते। फिर ऊपर से जलना है उन लोगों से जो जिनके पास धन है कि आग लग जाए, इनके पास इतना और किसी के पास कुछ नहीं है। समष्टिवाद, व्यक्तिवाद, इन चीजों का फिर तर्क वितर्क शुरू होता है। समष्टिवाद कहता है कि एक जैसी मेहनत का एक जैसा मेहनताना होना चाहिए। ये थोड़ी कहता कि बैठे बैठाए दे दो। मैं पढ़ाती हूँ तो मेरे ग्रेड का जो भी टीचर हो उसको और मेरी तनख्वाह एक होनी चाहिए। लेकिन ये मतलब तो नहीं है ना कि जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो इसकी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, फिर वो आके मुझसे जलना शुरू करे, कहे कि भैया तुझे क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो ऐसा समष्टिवाद नहीं हो सकता ना। यस मैम। तो अमरकांत उसी तरह का व्यक्ति है। हाँ, स्वस्थ आदमी अगर नीम की पत्ती चबाता है और तो अपने, किसी का कुछ है क्या? तनु अब मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। स्वस्थ आदमी अगर नीम की पत्ती चबाता है तो अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए वह शौक से पत्तियां तोड़ लाता है, शौक से पीसता है और शौक से पीता है। पर रोगी वह पत्तियां पीता है तो नाक सिकोड़कर, मुंह बनाकर, झुंझलाकर और अपनी तकदीर को रोकर। जज साहब की पत्नी की सिफारिश से बालिका विद्यालय में 50 रुपए पर नौकर हो गई। अमर दिल खोलकर तो कुछ कह नहीं सकता, पर मन में जलता रहता है। घर का सारा काम, बच्चे को संभालना, रसोई पकाना, जरूरी चीज बाजार से मंगाना, यह सब उसके मत्थे है। सुखदा घर के कामों के नजदीक नहीं जाती। अमर आम कहता है तो सुखदा इमली कहती है। दोनों हमें हमेशा खटपट होती रहती है। सुखदा वह दरिद्रावस्था में भी उस पर शासन कर रही है। अमर कहता है आधा सेर दूध काफी है। सुखदा कहती है सेर भर आएगा, सेर भर ही मांगती है। वह खुद दूध नहीं पीता, इस पर भी रोज लड़ाई होती। वह कहता गरीब है, मजूर है, हमें मजूरों की तरह रहना चाहिए। वह कहती है ना, मजूरों की तरह रहेंगे। अमर उसको अपने आत्म विकास में बाधक समझता है और वह उस बाधा को हटा ना सकने के कारण भीतर ही भीतर कुढ़ता है। एक दिन बच्चे को मैम यहाँ पे सुखदा की एक बुराई दिखाई, मतलब जब वो मैम घर से निकल कर आई तो उसने कुछ भी सामान गहने वगैरह सब उतार दी कि हम मजूर के हैं, मजूर की तरह ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आकर वो क्या बोलती है कि हम मजूर की तरह नहीं रहेंगे, और इन लोगों में आपस में लड़ाई। तो यहाँ पे उसकी एक बुराई निकल कर सामने आती है। मतलब तो सुखदा ये भी तो है ना कि वो 50 रुपए कमा भी तो रही है, तो वो कैसे 50 रुपए जब नहीं, कमा रही है तो उस पे हाँ, उसका अधिकार है। वो यस। खर्चा करना बनता है भाई उसका यहाँ पे। वो मतलब वो क्या इसमें काम कोई और जब वो 50 रुपए कमा रही है तो खाए पिए नहीं, ये बताओ, बच्चे को भी खिला रही हो तो उसे भी बल्कि नाराज होती है कि तुम भी दूध पियो, तुम भी खाओ पियो। तो क्या मेहनत करके भी नहीं खाना चाहिए? मजूर है तो मजूर की तरह रहेंगे, तो जैसी भी होगी उस मजबूरी के आधार पे खर्च तो करेंगे ना। रेणुका से लेके तो खर्च नहीं किया ना सुखदा ने, ये तो ठीक है। देखो ना आप। ठीक। एक दिन बच्चे को रेणुका खांसी से आने लेके खर्च नहीं लगी। किया, खर्च तो अपनी मेहनत से कर रहे हैं। यस और मैम। उसने ये भी नहीं कहा कि अमर 1 रुपया 2 रुपया ही कमा के लाता है, ये भी नहीं कहा। और अमर से ज्यादा वो कमा रही है। अगर 50 रुपए महीना है और ये 1 और 1.25 रुपए लिखा है,
ठीक है, तो 1 और 1.25 रुपए को आप मल्टीप्लाई करोगे 30 तो से 35 तीस रुपए से बनते हैं 35 महीने के। रुपया 40 रुपए इतना ही बन पाएगा, है ना। और वो 50 रुपए पे है। तो अब अगर घर की आमदनी उस समय की 50 रुपए का मतलब आज की 50,000 समझो। तो अगर यस वो मैम। कमा रही है तो कमा के अकेले भी नहीं खा रही है, सबको खिला रही है। अब वो कह रही है आधा किलो दूध क्या होता है, आधा किलो दूध तो बच्चे को ही चाहिए। तो अगर आधा किलो दूध सब में थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा तो क्या बुराई है। तो वो यही तो कह रही है। अब ये देखो यहाँ 4 लोग हैं, सिल्लो को भी आपको गिनना ही होगा। और बच्चा, बच्चा जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसे मिलाया जाए दूध की दृष्टि से तो 5। तो 1 किलो दूध क्या होता है, आप बताओ, होता है कुछ, नो मैम। नहीं होता ना। मैम वैसे भी वो बच्चा छोटा है हाँ, तो उसको दूध तो की ज्यादा यहाँ कहाँ जरूरत है। सुखदा गलत दिखती। और अगर हम ये भी मान लिया जाए कि बच्चा दूध नहीं पीता होगा, माँ ही का पीता होगा, तो भी 1 किलो दूध 4 लोगों में तो ज्यादा नहीं होता ना। यस मैम। और फिर जो और माँ वो उसे अमर फीड को कर रही है जलन है उसको। कि मैं तो कमा नहीं पाता हूँ। यस मैम, वो इसी बात को अमर लेकर वो चलता है। पुरुषों में है कि पुरुषों का मर्दानगी दिख। बात यह है कि अमर उन पुरुषों का नेता है जो कुछ कर नहीं पाते तो कमी दिखाते हैं कि नहीं ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी खर्च मत करो, वो भी खर्च मत करो, ये चीज नहीं लो, ये चीज नहीं पहनो, ये चीज नहीं ओढ़ो। वो जबकि स्त्री उससे बेहतर अगर सोच सकती है और वो बताती है कि नहीं नहीं ये हो सकता है, ये इसको ऐसे नहीं ऐसे ही ठीक रहेगा, तो वो उसे बर्दाश्त नहीं है। उसको लगता उसकी मर्दानगी को यूं ही चोट पहुंच रही होती है, उसकी यस मैम। मानवता उसमें घायल हो रही होती है। लेकिन मैम जो मानवता नहीं, यहाँ पे इसका जो परिश्रमी पुरुष पुरुषार्थ है। होते हैं वो कहते हैं वही तो, वही तो मतलब उसकी तो अपनी यही मानवता पुरुष है ना। तो वही बात है, मानवता में दोनों आते हैं तो पुरुषार्थ ही ज्यादा सही शब्द रहेगा। हालांकि जी मैम। पुरुषार्थ का मतलब भी दोनों में आता है, ये तो स्त्री पुरुष की बात ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि इसका अपना जो स्वाभिमान है वो स्वाभिमान है नहीं, इसीलिए ये अपरिपक्व बच्चा है एक तरह से देखा जाए तो। यस मैम। इसीलिए इसको इस तरह की मानसिकता का शिकार होता है ये। जो अ, एक परफेक्ट पुरुष होता है ना, वो ज्यादा सलाह नहीं देता, वो बाहर के कामों में अपना दिमाग लगाता है, घर के काम पूरी तरह से कहता है कि स्त्री का जैसा मन हो करे, वो बताए क्या करना है, जैसे करना है ठीक है वैसे कर लेंगे, क्योंकि घर का नुकसान हो रहा है क्या कुछ उसमें, वो ये देखता है। तो यहाँ पर सुखदा अमर पर बोझ नहीं डाल रही। अगर सुखदा काम ना करती और फिर अमर से लड़ती कि नहीं नहीं इतनी सब्जी आएगी, नहीं इतना दूध आएगा और यही बनेगा, कमा के लाओ चाहे जहां से लाओ, तो फिर आ, लगता कि इसने परिस्थितियों में साथ नहीं दिया उसका। लेकिन वो तो परिस्थितियों के ना तो साथ देना तो देना, वो बिल्कुल बराबर की भागीदार बन रही है कि भैया तुम अगर दुख रहे हो तो मैं भी सह रही हूँ, तुम अगर आके नौकरी कर रहे हो तो मैं भी करे हो। उसकी किस्मत कि वो गट्ठर ढो के कमा रहा है, वो पढ़ा के कमा रही है, ये तो वो यस जाने। मैम। उसमें गिनर में हाँ। मैम कंटिन्यू करूँ? यस। एक दिन बच्चे को खांसी आने लगी। अमर बच्चे को लेकर एक होम्योपैथिक के पास जाने को तैयार हुआ। सुगदा ने कहा, बच्चे को मत ले जाओ, हवा लगेगी, डॉक्टर को बुला लाओ, फीस फीस ही तो लेगा। अमर को मजबूर होकर डॉक्टर बुलाना पड़ा। तीसरे दिन बच्चा अच्छा हो गया। महीने भर में एक बार भी घर ना गया था। यह खबर सुनकर भी ना गया। वह मरे या जिए, उससे क्या करना। उन्हें अपना धन प्यारा है, उसे छाती से लगाए रखे, और उन्हें किसी की जरूरत ही क्या। पर सुगदा से ना रहा गया। वह उसी वक्त नैना को साथ लेकर चल दी। अमर मन में जल भुनकर रह गया। समरकांत घर वालों के सिवा और किसी के हाथ का भोजन ना ग्रहण करते थे। कई दिनों उन्होंने केवल दूध पर काटे, फिर कई दिन फल खाकर रहे, लेकिन रोटी दाल के लिए जी तरसता रहा था। नाना पदार्थ बाजार में भरे थे, पर रोटियां कहाँ हैं। एक दिन उनसे ना रहा गया। रोटियां पकाई और होके में आकर कुछ ज्यादा खा गए। अजीर्ण हो गया। एक दिन दस्त आए, दूसरे दिन ज्वर हो आया। फलाहार से कुछ तो पहले गल चुके थे। 2 दिन की बीमार में लस्त कर दिया। सुगदा को लेकर देख
देखकर बोले, अभी क्या आने को जल्दी थी बहू, 2-4 दिन और देख लेती, तब तक यह धन का सांप उड़ गया होता। और लौंडा समझता है मुझे अपने बाल बच्चों से धन प्यारा है। किसके लिए यह संचय किया था? अपने लिए। तो बाल बच्चों को क्यों जन्म दिया? उन्हीं उसी लौंडे को जो आज मेरा शत्रु बना हुआ है। छाती से लगाए क्यों ओझे स्थानों वैद्यों हकीमों के पास दौड़ा फिरा? खुद कभी अच्छा नहीं खाया, अच्छा नहीं पहना, किसके लिए? कृपण बना, बेईमानी की, दूसरों की खुशामद की, अपनी आत्मा की हत्या की, किसके लिए? जिसके लिए चोरी की वह आज मुझे चोर कहता है। सुखदा सिर झुकाए खड़ी रोती रही। लाला जी ने फिर कहा, मैं जानता हूँ जिसे ईश्वर ने हाथ दिए हैं वह दूसरों की मोहताज नहीं रह सकता। इतना मूर्ख नहीं हूँ, लेकिन माँ बाप की कामना तो यही होती है कि उनकी संतान को कोई कष्ट ना हो। जिस तरह उन्हें मरना पड़ा, उसी तरह उनकी संतान को मरना ना पड़े। जिस तरह उन्हें धक्के खाने पड़े, कर्म अकर्म सब करने पड़े, वे कठिनाइयां उनकी संतान ना झेलनी पड़े। दुनिया उन्हें लोभी स्वार्थी कहती है। उन्होंने परवाह नहीं उनको परवाह नहीं होती, लेकिन जब अपनी ही संतान अपना अनादर करे, तब सोचो अभागे बाप के दिल पर क्या बीतती है। उससे मालूम होता है सारा जीवन निष्फल हो गया। जो विशाल भवन एक एक ईंट जोड़कर खड़ा किया था, जिसके लिए कुआर की धूप में और माघ की वर्षा सब झेली, वह ढह गया। उसके ईंट पत्थर सामने बिखरे पड़े हैं। और घर नहीं ढह गया, वह जीवन ढह गया। संपूर्ण जीवन की कामना ढह गई। सुगदा ने बालक को नैना की गोद से लेकर ससुर की चारपाई पर सुला दिया और पंखा झलने लगी। बालक ने बड़ी बड़ी सजग आंखों से बूढ़े दादा की मूछें देखी और उनके यहाँ रहने का कोई विशेष प्रयोजन ना देखकर उन्हें उखाड़ फेंक देने के लिए उगत हो गया। दोनों हाथों पे मूछ पकड़ खींची। लाला जी ने सीसी तो की, पर बालक के हाथों को नहीं हटाया। हनुमान ने भी इतनी निर्दयता से लंका के उद्यानों का विध्वंस ना किया होगा, फिर भी लाला जी ने बालक के हाथों से मूछें नहीं छुड़ाई। उनकी कामनाएं जो एड़ियां रगड़ रही थी, इसी स्पर्श से जैसे संजीवनी पा गई। उस स्पर्श में कोई ऐसा प्रसाद, कोई ऐसी विभूति थी। उनके रोम रोम में समाया हुआ बालक जैसे मथित होकर नवनीत की भांति प्रत्यक्ष हो गया। 2 दिन सुखदा अपने नए घर ना गई, पर अमरकांत पिता को देखने एक बार भी ना आया। सिल्लो भी सुखदा के साथ चली गई थी। शाम को आता, रोटियां पकाता, खाता, कांग्रेस दफ्तर या नौजवान सभा के कार्यालय में चला जाता। कभी किसी आम जलसे में बोलता, कभी अब चंदा यहाँ पर देखो उगाता। अमर, मैम मैम ये अब यहाँ पे अमर देखो अमर ऐसी का वो व्यक्तित्व। मैम यहाँ पे ये अमर हाँ ऐसी जी। औलाद है जिसको माँ बाप की फिक्र ही नहीं है। हाँ, ये ऊपर भी मैम ये भी तो कहा गया है ना कि लाला जी नहीं तो बोल रहे। आप ये देखो ना कि क्या कह रहे हो हिमांशी? मैम ये भी तो बोला गया है, लाला जी तो यही बोल रहे हैं ना कि हिमांशी ऊपर क्या मैं बोल तो। रहे हो? मैम मैं यही बता रही हूँ, एक ऊपर टॉपिक है ना मैम, इसमें क्लियर कर रही थी कि जो तो लाला जी ने तो जब लाला जी बीमार हुए तो उन लोगों ने ये कहा कि लाला जी ने कहा हर माँ बाप यही सोचता है कि उनका बच्चा कामयाब हो, उसको कोई दुख ना मिले जो हमें मिला है। बट अमरकांत ने और सुखदा ने उनको उस टाइम समझा नहीं कि बोलते पैसे का घमंड है। नहीं देखो, उस समय लड़ाई में की बात कर रही हो या अभी की बात कर रही हो? मैम दोनों मिक्स हो गया है ना, जैसे मैम लड़ाई में तो वो लगा था कि सुखदा को और अमरकांत को, नैना को भी, कि हमारे पापा को, जो हमारे दादा हैं, इनको बोलते हैं कि घमंड है पैसों का। बट जब बीमार हुए ये ना रोटी घर की चबाते, वो अपने अपने परिवार वालों से लेते थे, नौकर चाकर के हाथ की रोटी नहीं खाते थे मैम ये। बट ये है कि वो बीमार हुए तो वो कहते थे कि इस तरह से कि माँ बाप यही सोचते हैं कि बच्चे को हमेशा अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, जो दुख हमें मिला वो हमारे बच्चों का ना मिले। मैम ये दोनों कनेक्ट नहीं हो रहे कहीं से, अगर अब वो क्वेश्चन यही बन कह रहे जाए। हैं कि जो कुछ
नहीं क्या वो ये यही तो कह रहे हैं कि अगर मैंने कुछ डांटा, मैंने भला बुरा कहा, तो इसीलिए कहा ना कि बच्चे अपने काम करें, मेहनत करें, आगे बढ़े, समर्थ हो, इसीलिए कहा। कोई बुरा सोच के तो कहा नहीं है। यही तो बता रहे हैं वो सुखदा को। एक बाप मारता है, डांटता है, फिर बाद में जब पछताता है, या माँ ही मारती है, डांटती है, और तो फिर बाद में जब पछताती है तो यही कहती है ना कि तुम्हारे भले के लिए डांटा था। तुम और छोड़ो, मैं ही कभी कभी बहुत जब गुस्सा हो जाती हूँ, बाद में तो मैं कहती हूँ कि तुम्हारी भलाई के लिए डांट रही हूँ। और ये क्या सच नहीं है? यस मैम, इसमें चाहे सच्चाई ही पेरेंट्स हो, होती कोई है भी शत हो, प्रतिशत। जब तो, तो ये सच ही है ना। कभी हो सकता है कि हम किसी और कारण से हमारा मूड खराब हो, हम आपको डांट दें, लेकिन ज्यादातर तो ऐसा नहीं होता। ज्यादातर तो तुम ही लोग हो, जैसे कोई लापरवाही देखी, काम नहीं टाइम पे किया, अपने पढ़ाई की परवाह नहीं करी, कि फिर सही मार्क्स की चिंता नहीं करी, तो कभी कभी डांट दिया। तो कहने का मतलब यही है कि वो यही बता रहे हैं कि अगर मैंने जो कुछ भी उस समय कहा या कहता रहा हूं, तो इसीलिए तो कहा था, इसलिए तो नहीं कहा था कि दुश्मन बन जाए, है ना। तो समरकांत यही बता रहे हैं कि एक बाप होने के नाते अपने बच्चों को बढ़ते, आगे बढ़ते देख करके सुख होता है, मन सुखी हो जाता है, इसलिए कहा था। नहीं तो क्या मैं नहीं जानता कि ये धन तुम्हारा ही है, और इसे जो मैंने संचित किया है, जोड़ा है, तो आखिर किसके लिए जोड़ा? जिनके लिए मैंने चोरी भी करी, बेईमानी भी करी, आज वही लोग मुझे चोर कह रहे हैं, बेईमान कह रहे हैं। तो यही तो वो अपना दुख बता रहा है। तो इसमें मतलब असंगत कुछ नहीं है, स्वाभाविक मनोविज्ञान है एक बाप का, जो हर बाप का लगभग होता है। क्योंकि अपने देश में इसी तरह की फैमिली बैकग्राउंड मिलती है कि पिता ने जो कुछ काम किया, उस काम को बेटा आगे देखभाल करके आगे बढ़ाए, है ना। तो वही चीज लाला जी कह रहे हैं। और आप सबसे ज्यादा ये देखो कि अगर उन्होंने उस समय कह दिया कि हाँ घर से निकल जाओ, चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, तुम जब कमाते नहीं हो तो तुम्हारे लिए इसलिए नहीं कमा के रखा कि तुम उड़ाओ और कमाओ ना, उसका कोई दर्द ना समझो। तो ये सब कहना तो इतना बुरा लगा अमरकांत को, लेकिन आज उन्हें बीमार सुन करके, और जब ये देखने भी नहीं गया, तो ये शायद उससे भी बुरा यस मैम। है ना, उससे भी बुरा है। क्योंकि क्योंकि मैम देखो, एक व्यक्ति अगर मान लो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, एक सेकंड में बोल लूं, मान लो लाला समरकांत को हम गलत ही समझ लें, तो चलो वो गलत हो गए, और उन्होंने अपने बेटे के प्रति जो अपना कर्तव्य था मान लिया कि पूरा नहीं कर रहे थे, तो क्या बेटा भी बाप के प्रति कर्तव्य नहीं पूरा करेगा? और यहाँ पर इतनी बड़ी तो कोई बात ही नहीं थी। जब तुम निकम्मे हो तो तुम्हें निकम्मा कहा गया, और तुम्हें ये सबक सिखाने के लिए कि धन का महत्व तो पता चल जाए कि धन जीवन के लिए कितना जरूरी है, उन्होंने सोचा कि जाने दो, कुछ दिन में पता तो चलेगा। तो इसके लिए क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि मरता हो तो मर जाए? ये भी ऐसी भावनाओं से तो ऐसा लगता है कि अमरकांत चाहते कि मरे तो चिक चिक करने वाला छोड़ खत्म हो, धन तो खुद लेके स्वर्ग तो जा नहीं सकते, वो तो यहीं पड़ा रहना है ना। तो ये तो ऐसा लगता है कि शायद ये नायक ऐसा ही था। अब लेखक ने प्रकाश भले हर चीज पे तो नहीं डालेगा, लेकिन जो ऐसे लड़के हों कि जो बाप को बीमार सुनकर ना जाए, और जबकि पता है कि वो अतुल धन संपत्ति का मालिक है और खुद का तो करा धरा कुछ होता नहीं, तो क्या ये शक नहीं होता कि लड़का चाहता है कि मर जाए तो कोई बोलने वाला ही ना रहे, आराम से ऐश करूंगा फिर बाद में जाके। नहीं यस तो मैम, और सुखदा को हमारे देखो, समाज जबकि में वो तो बहू है, वो ना जाती तो नहीं जाती। हाँ, तो वो गई है, और उसने उनकी देखभाल करी, पंखा देकर झलने लगी, उनके पास रुकी, बच्चे को लिटा दिया, ताकि बच्चे को देख करके थोड़ा उन्हें संतोष हो, अपनेपन का एक एहसास हो बच्चे को देख करके कि हाँ ये मेरा ही परिवार है, क्या हो गया जो भी कुछ हो गया, है ना। तो एक आत्मसंतोष उनको मिले और वो जल्दी ठीक हो जाएं। तो सुखदा जो कर सकती थी उसने किया। हाँ आप बोलो, कौन क्या कह रहा था? मैम बोलो कौन आपने बोल रहा सारे था? सवाल
मैम आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए। थैंक यू। तो अगर कुछ नहीं है तो फिर कंटिन्यू करो। ओके मैम, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे से नहीं इसी नहीं। तरफ पढ़ने के लिए आवी और हिमांशी, डॉली, तुम सब तैयार रहा करो, ठीक है? कुछ कुछ देर बीच बीच में पढ़ा करो अपने आप मांग के। यस ओके। मैम, नहीं तो वो भी थक जाती होगी अकेले बेचारी। तीसरे दिन लाला जी थकन की उठ बात बैठे। नहीं है, सबको तो करना चाहिए ना। यस मैम, और इससे मैम हम्म, हमारे भी तो प्रॉफिट होते हैं। तीसरे दिन लाला जी उठ बिल्कुल बैठे अपना सुखदा। स्किल भी सुधरता है। यस मैम। तीसरे दिन लाला जी उठ बैठे। सुखदा दिन भर तो उनके पास रही, संध्या समय उनसे विदा मांगी। लाला जी स्नेह भरी आंखों से देखकर बोले, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी तीमारदारी के लिए आई हो। 5 दिन और पड़ा रहता। बहू, मैंने तो जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया, लेकिन कुछ अनुचित हुआ हो तो मुझे क्षमा करो। सुखदा का जी हुआ मान त्याग दे। इत पर इतना कष्ट उठाने के बाद अपनी गृहस्थी कुछ कुछ जम चली थी। यहाँ आना कुछ अच्छा ना लगता था। फिर वहाँ वह स्वाभिमानी थी। घर का संचालन उसके अधीन था। वहाँ की एक एक वस्तु में अपनापन भरा हुआ था। एक एक तृण में उसका स्वाभिमान झलक रहा था। एक एक वस्तु में उसका अनुराग अंकित था। एक एक वस्तु पर उसकी आत्मा की छाप थी, मानो उसकी आत्मा ही प्रत्यक्ष हो गई हो। यहाँ की कोई वस्तु उसके अभिमान की वस्तु ना थी। उसकी स्वामिनी कल्पना सब कुछ होने पर भी तुष्टि का आनंद ना पाती थी। पर लाला जी को समझाने के लिए किसी युक्ति की जरूरत थी। बोली, यह आप क्या कहते हैं दादा, हम लोग आपके बालक हैं। आप जो कुछ उपदेश या ताड़ना देंगे वह हमारे ही भले के लिए देंगे। मेरा जी जाने को नहीं चाहता, लेकिन अकेले मेरे चले आने से क्या होगा? मुझे खुद शर्म आती है कि दुनिया क्या कह रही होगी। मैं जितनी जल्दी हो सकेगी सबको घसीट लाऊंगी। जब तक आदमी कुछ दिन ठोकरें नहीं खा लेता, उसकी आंखें नहीं खुलती। मैं अ, एक एक बार रोज आकर आपका भोजन बना जाया करूंगी। कभी बीवी चली जाएगी, कभी मैं चली आऊंगी। उस दिन से सुखदा का यही नियम हो गया। वह सवेरे यहाँ चली आती और लाला जी को भोजन करा के लौट जाती। फिर खुद भोजन करके बालिका विद्यालय में चली जाती। तीसरे पहर जब अमरकांत खादी बेचने चला जाता, तो वह नैना को लेकर फिर आ जाती और 2-3 घंटे रहकर अमरकांत चली जाती। कभी कभी खुद रेणुका के पास जाती तो नैना को यहाँ भेज देती। उसके स्वाभिमान में कोमलता थी। अगर कुछ जलन थी तो वह कब की शीतल हो चुकी थी। वृद्ध पिता को कोई कष्ट हो यह उससे ना देखा जाता था। इन दिनों उसे जो बात सबसे ज्यादा खटकती थी, वह अमरकांत का सिर पर खादी लाद कर चलना था। वह कई बार इस विषय में उससे झगड़ा कर चुकी थी, पर उसके कहने से वह और जिद पकड़ लेता था। इसलिए उसने कहना सुनना छोड़ दिया था। पर एक दिन घर जाते समय उसने अमरकांत को खादी का गट्ठर देख लिया। उस मोहल्ले की एक महिला भी उसके साथ थी। सुगदा मानो धरती में गड़ गई। अमर ज्यों ही घर आया, उसने यही विषय छेड़ दिया। मालूम तो हो गया कि तुम बड़े सत्यवादी हो। तुम के लिए भी कुछ रहने दोगे या सब तुम ही ले लोगे? अब अब तो संसार में परिश्रम इज्जत के साथ मेरी इज्जत तो बंधी हुई है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि तुम यूं मुझे अपमानित करते फिरो। अमर तो कमर कसे तैयार ही था, बोला, यह तो मैं जानता हूँ कि मेरा अधिकार कुछ नहीं है, लेकिन क्या पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे अधिकारों की भी कहीं सीमा है या वह असीम है? मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे तुम्हारा अपमान हो। अगर मैं कहूँ कि जिस तरह मेरे मजदूरी करने से तुम्हारा अपमान होता है, उसी तरह तुम्हारे नौकरी करने से मेरा अपमान होता है, तो शायद तुम्हें विश्वास ना आएगा।
तुम्हारे मान अपमान का कांटा संसार भर में निराला हो तो मैं लाचार हूँ। मैं संसार का गुलाम नहीं। अगर तुम्हें यह गुलामी पसंद है तो शौक से करो, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकती। नौकरी ना करूं तो तुम्हारे रुपए 20 आने और रोज में घर खर्च निभेगा। मेरा ख्याल है कि इस मुल्क के 90% आदमियों को इससे भी कम में गुजर करना पड़ता है। मैं उन 90% वालों में नहीं, शेष 10% वालों में हूँ। मैंने अंतिम बार कह दिया कि तुम्हारा बच्चा ढूंढना मुझसे असह्य है, और अगर तुमने ना माना तो मैं अपने हाथों वह बक्सा जमीन पर गिरा दूंगी। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना या सुनना नहीं चाहती। इस 1.5 महीने में अमरकांत सकीना के घर ना गया था। याद उसकी रोज आती, पर जाने का अवसर ना मिलता। 15 दिन गुजर जाने के बाद उसे शर्म आने लगी कि वह पूछेगी इतने दिन क्यों नहीं आए, तो क्या जवाब दूंगा। इतना शर्मा शर्मी में वह 1 महीना और ना गया। यहाँ तक कि आज सकीना ने उसे एक कार्ड लिखा, खैरियत पूछी और फुर्सत हो तो 10 मिनट के लिए बुलाया था। आज अम्मी जान बिरादरी में जाने वाली थी। बातचीत का अच्छा मौका था। इधर अमरकांत भी इस जीवन से ऊब उठा था। सुखदा के साथ जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। इधर इन 1.5-2 महीनों में उसे काफी परिचय मिल गया था। वह जो कुछ है वह रहेगा, ज्यादा तब्दील नहीं हो सकता। सुखदा भी जो कुछ है वही रहेगी। फिर सुखी जीवन की आशा कहाँ। दोनों की जीवन धारा अलग, आदर्श अलग, मनोभाव अलग। केवल विवाह प्रथा की मर्यादा निभाने के लिए वह अपना जीवन धूल में नहीं मिला सकता, अपनी आत्मा के विकास को नहीं रोक सकता। मानव जीवन का उद्देश्य कुछ और भी है, खाना कमाना और मर जाना नहीं। वह भोजन करके आज कांग्रेस दफ्तर ना गया। आज उससे अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण समस्या को हल करना था। इसे अब वह और नहीं टाल सकता। बदनामी की क्या चिंता। दुनिया अंधी है और दूसरों को अंधा बनाए रखना चाहती है। जो खुद अपने लिए नहीं राह निकालेगा, उस पर संकीर्ण विचार वाले हंसे तो क्या आश्चर्य। उसने खद्दर की 2 साड़ियां उसे भेंट देने के लिए ले ली और लपका हुआ जा पहुंचा। सकीना उसकी राह देख रही थी। कुंडी खटकते ही द्वार खोल दिया और हाथ पकड़कर बोली, तुम तो मुझे भूल ही गए। इसी का नाम मोहब्बत है। अमर ने लज्जित होकर कहा, यह बात नहीं है सकीना। यह लम्हे के लिए भी तुम्हारी याद दिल से नहीं उतरती। पर इधर बड़ी परेशानियों में फंसा रहा। मैंने सुना था, अम्मा कहती थी, मुझे यकीन ना आता था कि अपने अब्बाजान से अलग हो गए। फिर वह भी सुना कि तुम सिर पर गट्ठर लाद कर बेचते हो। मैं तो तुम्हें कभी सिर पर बोझ ना लादने देती। मैं वह गठरी अपने सिर पर रखती और तुम्हारे पीछे पीछे चलती। मैं यहाँ आराम से पड़ी थी और तुम इस धूप में कपड़े लादे फिरते थे। मेरा दिल तड़प तड़प कर रह जाता था। कितने प्यारे मीठे शब्द थे, कितने कोमल स्नेह में डूबे हुए। सुखदा के मुख से कभी यह शब्द निकले। वह तो केवल शासन करना जानती है। उसको अपने अंदर ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ कि वह उसका चौगुना बोझ लेकर चल सकता है, लेकिन वह सकीना के कोमल हृदय का आघात नहीं पहुंचाएगा। आज से वह गट्ठर लाद कर नहीं चलेगा। बोला, दादा की खुदगर्जी पर दिल जल रहा था। सकीना, वह समझते होंगे कि मैं उनकी दौलत का भूखा हूँ। मैं उन्हें और उनके दूसरे भाइयों को दिखा देना चाहता था कि मैं कड़ी से कड़ी मेहनत कर सकता हूँ। दौलत की मुझे परवाह नहीं। सुखदा उस दिन मेरे साथ आई थी, लेकिन एक दिन दादा ने झूठ मूठ कहला दिया। मुझे बुखार हो गया, बस वहां पहुंच गई। तब से दोनों वक्त उनका खाना पकाने जाती है। सकीना ने सरलता से पूछा, तो ये क्या और यह सुनो, ध्यान दो, कह रहा है कि झूठ मूठ। ये ध्यान दो इस शब्द पे कि कह रहा है कि दादा ने झूठ मूठ कहला दिया कि उन्हें बुखार है।
यस मैम। है और ना। मैम यहाँ पे ये जो सकीना है ना, मतलब वो भी ये सच उसको। भी नहीं है कि वो बीमार है। यस मैम। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या बता रहा है कि उसको लग रहा है कि दादा ने झूठा ही बोल दिया कि बुखार है। वो ये कल्पना नहीं कर सकता कि वो घर का बनाया हुआ खाना खाते थे, तो इतने दिन तक भूखे रहे, क्या खाया कैसे खाया, और उन्हें क्या बीमारी हो गई थी, सब ये तो पता है। झूठ बोल रहा है, या फिर यस उस मैम। विषय पे ये जानना भी नहीं चाहता, सुखदा से भी बात नहीं कर रहा होगा। तो सोचो कि ये कह रहा है कि झूठ कह दिया, जबकि वो मरते से बच गए। अगर सुखदा ना जाती तो मर सकते थे वो, तनाव से। यस। और बीमारी कम होती है, तनाव ज्यादा होता है। जी मैम। सकीना कई दिनों को तक वो दूध सरलता। पी रहे, फिर फल खा के रहे, और फिर आके मैं बीमार पड़ गई। नहीं जी देखो, मैम। सकीना का तो मैं बता रही हूँ कि देखो वो लड़की अभी पहले पुरुष के संपर्क में आई है, और वो ऐसा है कि बातों के जाल फेंकता है। ठीक है, तो यस मैम, उसको सबको अपने इन पीछे बातों के बावरा बना जाल दिया का इसने। ज्ञान नहीं है। हाँ, तो वो जो बातों का जो लच्छा है, लच्छेदार बातें जो कहते हैं, वो घर में रहने वाली सीधी सादी भोली वाली लड़की है, उसको इसका इतनी समझ नहीं है, तो वो उसके इस लच्छेदार बातों को प्रेम समझ रही है, और बल्कि प्रेम ही समझा है। औरत से मतलब नहीं होता कि दूसरी औरत को धोखा दिया जा रहा है, तो ये मेरा सगा कहाँ से होगा। वो सोचती है मुझे प्यार कर रहा है। कोई अपनी माँ को पिटाई करे तो औरत सोचती है बहुत बढ़िया है, माँ को पीटता है। अपनी बहन को ना पूछे तो और बढ़िया है, नहीं पूछता है। अपनी पत्नी छोड़ दे, मुझे ज्यादा चाहता है। इसीलिए औरतें कमजोर हैं, क्योंकि और औरत औरत के दर्द के बारे में नहीं सोच पाती है। की और मैम मोल्डिंग ये नहीं ऐसी कर पता उन्हें रखी कि गई है अगर। कि औरत को ही औरत का दुश्मन है। हाँ, अच्छा, सुखदा शासन करती है। सुखदा से सबीना की तुलना नहीं, सकीना की तुलना नहीं हो सकती। वो घर में रह करके रुमाल काटती रहती है बैठ के बस, और उसका कोई काम नहीं है। सुखदा तरह तरह की किताबें पढ़ती है, अंग्रेजी जानती है, पढ़ी लिखी है, तो उसके सोचने का लेवल अलग है, और इसकी सोचने का लेवल अलग है। वो शादी होके आई है, वो पत्नी के अधिकार से बात करती है। सकीना के पास पत्नी वाला अधिकार कहाँ से आया। पत्नी वाला अधिकार करेगी तो वो दीवाना ही क्यों बनने लगा, है ना। प्रेमिका और पत्नी में यही तो अंतर होता है कि पत्नी यस मैम। जिम्मेदारी है, अधिकार से लड़ती है, अधिकार से इंस्ट्रक्शन देती है, अधिकार से बात करती है, अधिकार से जिद करती है। तो वो लगता है कि ये चंडालनी काली माई, तू कहां से आ गई मेरी जिंदगी में। ठीक है, और वही प्रेमिका चाहे उसके बराबर कल्लू हो, लेकिन वो फिर हीरोइन नजर आती है, करिश्मा कपूर। क्योंकि उसके पास ना तो उसको जिम्मेदारी देनी है, ना उसको अधिकार से अकड़ के बात करनी है, ना कोई ऑर्डर की तरह बात करनी है। उसको तो वो अब सारे देखो, अधिकारों से सकीना कह मुक्त रही कर है देती है। कि अगर मैं होती, हाँ वही ना, उसको तो सिर्फ कोमल मन को सहलाना है, दुलारना है, प्यार करना है, एक छांव देनी है कि भाई धूप लग रही है तो मैं अपना दुपट्टा ताने देती हूँ। तो वहां तो सब बढ़िया लगता है। पत्नी होगी तो कहेगी ले मेरा दुपट्टा जरा हवा कर दे, मुझे पसीना आ रहा है। तो वहीं पे वो फिर दुश्मन दिखाई देने लगेगी। तो पत्नी को अधिकार प्राप्त है, और अधिकार उनको नहीं चाहिए, अधिकार प्राप्त औरत, क्योंकि अधिकार प्राप्त औरत को जिम्मेदारी पड़ती है, जिम्मेदारी नहीं निभानी है। इसीलिए तो कई लोग सन्यासी हो जाते हैं कि वहां फिर बाबा जी के पास आती हैं, जो सीताराम सीताराम के बहान चढ़ावा भी लाती हैं, पैसा भी लाती हैं, बढ़िया बढ़िया, और भी बहुत कुछ। तुमने देखा सबसे ज्यादा धार्मिक स्थानों में स्त्रियां ही जाती हैं। क्यों यस जाती हैं? मैम। क्योंकि वहां वो लोग क्या करते हैं बाबा जी, और बाबा जी को बढ़िया कुछ नहीं तो रूप दर्शन ही सही फ्री फंड में मिलते रहते हैं। उनमें से कुछ पट गई तो और बढ़िया हो जाता है। सबके सामने तो साधु महाराज है पहुंचे हुए। तो ये अपनी समाज की विडंबना है। तो अमरकांत को सकीना इसीलिए अच्छी लग रही है। सकीना का वो जो मनोविज्ञान है, वो एक उस लड़की का है कि जिसने दुनिया नहीं देखी हुई है, सिर्फ अमरकांत को देखा एक पुरुष के रूप में। और अपोजिट सेक्स
का इस टाइम पे मिलना, जो चढ़ती उम्र में मिल जाना, वो ज्यादा कुछ सोचने ही नहीं देगा। और 2 साड़ियां और ले आया है, अब तो और कमाल हो जाएगा, क्योंकि कपड़ों की मैम दुकान है। अब मैम नहले पे तो दहला सोचो दहले पे गुलाम। 2 साड़ियां। तो ये चीज है, ये यही चीज आज की पढ़ी लिखी लड़कियों को समझने की जरूरत है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि तुम्हारे कोई रूप रंग की तारीफ करे तो बिल्कुल मत समझो कि प्यार व्यार कुछ, तुम ध्यान दो कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की तारीफ हो रही है कि नहीं, तुम्हारी अधिक बोलने की तारीफ हो रही है कि नहीं, तुम्हारी नौकरी करने की, तुम्हारी अपने डिसीजन की तारीफ हो रही है कि नहीं। पुरुषों की आदत होगी किसी से भी दोस्ती करो, वो तुम्हें बताना शुरू करेगा तुम्हें क्या करना चाहिए। अब भी सुनना शुरू कराओ लड़कों को, हम बता रहे हैं हमें क्या करना है, उसकी कद्र करे, उसे समझो कि प्रेम कर रहा है। जो अपनी सलाह देने में माहिर हो ना, उनसे दूर रहो। जिस दिन तुमने अपना दिमाग लगाया उसी दिन तुम दुश्मन हो जाओगे। तो यहाँ पर यही दिक्कत है। अमरकांत को सुखदा की सलाह नहीं चाहिए, अमरकांत को चाहिए कि जो कुछ वो कह दे, सुखदा उसी में कह दे, अरे वाह देवता महाराज, आप तो परमेश्वर है, बड़े ज्ञानी है आप, मैं इतना सोच ही नहीं पा। आप देखो, कोई भी पुराण उठा के देख लो, सब में औरतें शिष्या बनी हुई है, पुरुष कथा सुना रहे हैं, शिव जी पार्वती को कथा सुना रहे हैं, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को कथा सुना रहे हैं। या फिर सीताराम की भक्त है। कोई, हाँ वही ना। तो पुरुष को ऐसी स्त्री चाहिए जो पूजा किया करे। अगर उसने बता दिया कि मैं भी इंसान हूं, मैं भी दिमाग रखती हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह जब 4 रोटियां खाती हूँ और दिमाग भी रखती हूँ, घास थोड़ी ना खाती हूँ, तो बस वही औरत नहीं, वो उल्टा है। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान में लिखा है कि एक पुरुष और औरत में के गुणों में यही अंतर होता है कि अगर कोई पुरुष औरत के गुण अपना ले तो वो महात्मा कहलाता है, और अगर कोई औरत पुरुष के गुण अपना ले तो वो उल्टा कहलाती है। वही उल्टा हो जाती है अगर पुरुष की तरह सोचना बोलना शुरू कर दे। तो यह दिक्कत यही है कि जो सुखदा है पुरुष की तरह स्वाभिमानी है, और वो अमरकांत को ऐसी स्त्री चाहिए नहीं, इसीलिए वो सकीना की तरफ झुक रहा है। यस। सकीना ने सरलता से पूछा, तो क्या यह भी तुम्हें बुरा लगता है? बूढ़े आदमी अकेले घर में पड़े रहते हैं, अगर वह चली जाती है तो इसमें क्या बुराई है? उनकी इस बात से तो मेरे दिल में उनकी इज्जत हो गई। अमर ने खिसियाकर कहा, यह यह शराफत नहीं है सकीना, उनकी दौलत है। मैं तुम्हें सच कहता हूँ, जिसने कभी झूठो मुझसे नहीं पूछा तुम्हारा जी कैसा है, वह उनकी बीमारी की खबर कुछ नहीं। मैं अब इस नुमाइश की जिंदगी में तंग आ गया हूँ सकीना। मैं सच कहता हूँ, पागल हो जाऊंगा। कभी कभी मेरे जी में आता है सब छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं, ऐसी जगह भाग जाऊं जहां लोगों में आदमियत हो। आज तुम्हें फैसला करना पड़ेगा सकीना। चलो कहीं छोटी सी कुटी बना ले और खुदगर्जी की दुनिया से अलग मेहनत मजदूरी करके जिंदगी बसर करें। तुम्हारे साथ रहकर मुझे किसी चीज की आरजू नहीं रहेगी। मेरी जान मोहब्बत के लिए तड़प रही है, उस मोहब्बत के लिए नहीं जिसकी जुदाई में विशाल हो, बल्कि जिसकी विशाल में भी जुदाई हो। मैं वह मोहब्बत चाहता हूँ जिसमें ख्वाहिश हो, लज्जत हो। मैं बोतल की मूर्ख शराब पीना चाहता हूँ, शायरों की ख्याली शराब नहीं। उसने सकीना को छाती से लगा लेने के लिए अपनी तरफ खींचा। उसी वक्त द्वार खुला और पठानी अंदर आई। सकीना एक कदम पीछे हट गई, अमन भी जरा पीछे खिसक गया। सहसा उसने बात बनाई, आज कहाँ चली गई थी अम्मा? मैं ये साड़ियाँ देने आया था, तुम्हें मालूम तो होगा ही मैं खद्दर बेचता हूँ। पठानी ने साड़ियों का जोड़ा लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उसने सूखा पिचका हुआ मुंह तमतमा उठा। सारी झुर्रियाँ सारी सिकुड़ने जैसी भीतर की गर्मी से तन उठी। गली बुझी हुई
आंखें जैसे जल उठी। आंखें निकालकर बोली, होश में आकर मैं आज ठोकरे या साड़ियां ले जा, अपनी बीवी बहन को पहना। यहाँ तेरी साड़ियों के भूखे नहीं है। यह तुझे शरीफ ज्यादा और साफ दिल समझकर तुझसे मैं अपनी गरीबी का दुखड़ा कहती थी। यह ना जानती थी कि तू ऐसे शरीफ बाप का बेटा होकर शोहद शोहदापन करेगा। बस अब मुंह ना खोलना, चुपचाप चला जा, नहीं आंखें निकलवा लूंगी। तू है किस घमंड में? अभी एक इशारा कर दूं तो सारा मोहल्ला जमा हो जाए। हम गरीब हैं, मुसीबत के मारे हैं, रोटियों के मुहताज है। जानते हैं क्या? जानते हैं क्यों? इसलिए कि हम अपनी आबरू प्यारी है, हमें अपनी आबरू प्यारी है। खबरदार जो कभी इधर का रुख किया, मुंह में कालिख लगाकर चला जा। अमर का फालिज गिर गया, पहाड़ टूट पड़ा, वज्रपात हो गया। इन वाक्यों में उसके मनोभावों का अनुमान हम नहीं कर सकते। जिनके पास कल्पना है वह कुछ अनुमान कर सकते हैं। जैसे संज्ञा शून्य हो गया, मानो पाषाण प्रतिमा हो। 1 मिनट तक वह इसी दशा में खड़ा रहा, फिर दोनों साड़ियां उठा ली और गोली खाए जानवर की भांति सिर लटकाए लड़खड़ाता हुआ द्वार की ओर चला। सहसा सकीना ने उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, बाबूजी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जिन्हें अपनी आबरू प्यारी है वह अपनी आबरू लेकर चाटे, मैं बेआबरू ही रहूंगी। अमरकांत ने हाथ छुड़ा लिया और आहिस्ता से बोला, जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे सकीना, इस वक्त जाने दो, मैं अपने होश में नहीं हूँ। यह कहते हुए उसने कुछ समझकर दोनों साड़ियां सकीना के हाथ में रख दी और बाहर चला गया। सकीना ने सिसकियां लेते हुए पूछा, तो आओगे कब? अमर ने पीछे फिरकर कहा, जब यहाँ मुझे लोग शोजा और कमीना ना समझेंगे। अमर चला गया और सकीना हाथों में साड़ियां लिए द्वार पर खड़ी अंधकार में ताकती रही। सहसा बुढ़िया ने पुकारा, अब आकर बैठेगी कि वह दरवाजे पर खड़ी रहेगी? मुंह में कालिक तो लगा दो, और अब और क्या करने पर लगी हुई है? सकीना ने क्रोध भरी आंखों से देखकर कहा, अम्मा, आकबत से डरो क्यों? किसी भले आदमी को पर तोहमत लगाती हो? तुम्हें ऐसी बात मुंह से निकालते शर्म भी नहीं आती? उनकी नेकियों का यह बदला दिया है तुमने? तुम दुनिया में चिराग लेकर ढूंढ जाओ, ऐसा शरीफ तुम्हें ना मिलेगा। पठानी ने डांट बताई, चुप रह बेहया कहीं की, शर्माती नहीं, ऊपर से जबान चलाती है। आज घर में कोई मर्द होता तो सिर काट लेता। मैं जाकर लाला से कहती हूँ, जब तक इस पाजी को शहर से ना निकाल दूंगी मेरा कलेजा ना ठंडा होगा। मैं अपनी जिंदगी गारत कर दूंगी, उसकी जिंदगी गारत कर दूंगी। शकीना ने निशंक भाव से कहा, अगर उसकी जिंदगी गारत हुई तो मेरी भी गारत होगी, इतना समझ लो। बुढ़िया ने सकीना को हाथ पकड़कर इतने जोर से अपनी तरफ घसीटा कि वह गिरते गिरते बची, और उसी दम घर से बाहर निकालकर द्वार की जंजीर बंद कर दी। सकीना बार बार पुकारती रही, पर बुढ़िया ने पीछे फिरकर भी ना देखा। वह बेजान बुढ़िया, जिसे एक एक पग रखना दुभर था, वह उस वक्त में आवेश में दौड़ी लाला समरकांत के पास चली जा रही थी। अमरकांत गली के बाहर निकलकर सड़क पर आया। कहाँ जाए? पठानिन इसी वक्त दादा के पास जाएगी, जरूर जाएगी। कैसी भयंकर स्थिति होगी, कैसा कोहराम मचेगा। कोई धर्म के नाम को रोएगा, कोई मर्यादा के नाम को रोएगा। दगा, फरेब, जाल, विश्वासघात, हराम की कमाई और मुआफ हो सकती है, नहीं उसकी सराहना होती है। ऐसे महानुभाव समाज में के मुखिया बने हुए हैं। वैश्यगामियों और व्यभिचारियों के आगे लोग माथा टेकते हैं, लेकिन शुद्ध हृदय और निष्कपट भाव से प्रेम करने निघन है, अक्षम्य है। नहीं, अमर घर नहीं जा सकता। घर का द्वार उसके लिए बंद है, और वह घर था ही कब? केवल भोजन और विश्राम का स्थान था। उससे किसी प्रेम है? वह एक क्षण के लिए ठिठक गया। सकीना उसके साथ चलने को तैयार है तो
क्यों ना उसे साथ ले ले। फिर लोग भी भरकर रोए और पीटे और कोसे। आखिर यही तो वह चाहता था। लेकिन पहले दूर से जो पहाड़ टीला सा नजर आता था, अब सामने सामने देखकर उसे उस पर चढ़ने की हिम्मत ना होती थी। देश भर में कैसा हाहाकार मचेगा। एक म्युनिसिपल कमिश्नर के मुसलमान लड़की को लेकर भाग गया। हर एक जबान पर यही चर्चा होगी। दादा शायद जहर खा ले। विरोधियों को तौलिए तालियां पीटने का अवसर मिल जाएगा। उसे टॉलस्टॉय की एक कहानी याद आई, जिसमें एक पुरुष अपनी प्रेमिका को लेकर भाग जाता है, पर उसका कितना भीषण अंत होता है। अमर खुद किसी के विषय में ऐसी खबर सुनता है तो उससे घृणा करता है। मांस और रक्त से ढका हुआ कंकाल कितना सुंदर होता है। रक्त और मांस का आवरण हट जाने पर वही कंकाल कितना भयंकर हो जाता है। ऐसी अफवाहें सुनकर और सुंदर और सरस को मिटाकर विभत्स और मूर्तिमान कर देती है। नहीं, अब अमर अब घर नहीं जा सकता। अकस्मात बच्चे की याद आ गई। उसके जीवन में अंधकार में वही प्रकाश था। उसका मन उसी प्रकाश की ओर लपका। बच्चे की मोहिनी मूर्ति सामने आकर खड़ी हो गई। किसी ने पुकारा, अमरकांत, यहाँ खड़े हो? अमर ने पीछे फिरकर देखा तो सलीम। बोला, तुम किधर से? जरा चौक की तरफ गया था। यहाँ कैसे खड़े हो? शायद माशूक से मिलने जा रहे हो। वहीं से आ रहा हूँ यार। आज गजब हो गया। वह शैतान की खाला बुढ़िया आ गई। उसने ऐसी ऐसी सलावतें सुनाई कि बस कुछ ना पूछो। दोनों साथ साथ चलने लगे। अमर ने सारी कथा कह सुनाई। सलीम ने पूछा, तो अब घर जाओगे ही नहीं? यह हिमाकत है, बुढ़िया को बकने दो। हम सब तुम्हारी पाकदामनी की गवाही देंगे। मगर यार हो तुम अहमक। और क्या कहूँ? बिच्छू का मंत्र न जाने, सांप के मुंह में उंगली डाले। वही हाल तुम्हारा है। कहता था इधर उधर ज्यादा जाओ आओ जाओ। आखिर हुई वही बात। खैरियत हुई कि बुढ़िया ने मोहल्ले वालों को नहीं बुलाया, नहीं तो खून हो जाता। अमर ने दार्शनिक भाव से कहा, खैर जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। अब तो यही जी चाहता है कि सारी दुनिया से अलग किसी गोशे में पड़ा रहूं और कुछ खेती बाड़ी करके गुजर करूं। देख ली दुनिया, जी तंग आ गया। तो आखिर कहाँ जाओगे? कह नहीं सकता, जिधर तकदीर ले जाए। मैं चलकर बुढ़िया को समझा दूं? फिजूल है। शायद मेरी तकदीर में यही लिखा था। कभी खुशी नसीब ना नसीब हुई, और ना शायद होगी। जब रो रो कर ही मरना है तो कहीं भी रो सकता हूँ। चलो मेरे घर, वहाँ डॉक्टर साहब को भी बुला ले, फिर सलाह करे क्या करना है। कि एक बुढ़िया ने फटकार बताई है और आप घर से भाग खड़े हुए। यहाँ तो ऐसी कितनी ही फटकारे सुन चुका, पर कभी परवाह नहीं की। मुझे तो सकीना का ख्याल आता है कि बुढ़िया उसे कोस कोस कर मार डालेगी। गाइस, मैम लेफ्ट हो गई क्या? हेलो? नहीं जुड़े अभी। मेरी आवाज आ रही है? है मैम। ओके, यस मैम। मुझे तो सकीना का ख्याल आता है कि बुढ़िया उसे यस मैम। कोस कोस कर मार डालेगी। आखिर तुमने उससे ऐसी क्या बात देखी जो लट्टू हो गए? अमर ने छाती पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें क्या बताऊं भाईजान, सकीना असहमत और वफा की देवी है। गूदड़ में यह रत्न कहाँ से आ गया, यह तो खुदा ही जाने। पर मेरी गमनसीब जिंदगी में वह चंद लम्हे यादगार हैं जो उसके हाथ गुजरे। तुमसे इतनी ही अर्ज है कि जरा उसकी खबर लेते रहना। उस वक्त दिल की जो कैफियत है वह बयान नहीं कर सकता। नहीं जानता जिंदा रहूंगा या मरूंगा। नाव पर बैठा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ खबर नहीं। कब कहाँ नाव किनारे लगेगा मुझे कुछ खबर नहीं। बहुत मुमकिन है मझधार ही में डूब जाए। अगर जिंदगी के तजर्बे से कोई बात समझ में आई
तो वह कि संसार में किसी न्याय ईश्वरी का राजा नहीं है। जो चीज जिसे मिलनी चाहिए उसे नहीं मिलती, इसका उलझा ही नहीं दे होता। हम जंजीरों में हैं, इसके साथ तुम्हें जिंदगी भर निर्वाह करना होगा। हमारा धर्म है कि हाँ उस चीज की कना। जी मैम। ये चैप्टर अभी कितना है अभी ये चैप्टर? मैम ये तो अभी काफी है, मतलब 2 पेज हैं। 2 पेज? जी मैम। तो कोई नहीं, पूरा कर लो। और ये है कि डिस्कशन के लिए जो भी होगा करेंगे, और इसके बाद फिर अटेंड। ओके मैम। हम जंजीरों में जकड़े हुए हैं, खुद हाथ पांव नहीं हिला सकते। हमें एक चीज दे दी जानी चाहिए और कहा जाता है इसके साथ तुम्हें जिंदगी भर निर्वाह करना होगा। हमारा धर्म है कि उस चीज पर कनाअत करें, चाहे हमें उससे नफरत ही क्यों ना हो। अगर हम अपनी जिंदगी के लिए कोई दूसरी राह निकालते हैं तो हमारी गर्दन पकड़ ली जाती है, हमें कुचल दिया जाता है। इसी को दुनिया इंसाफ कहती है। कम से कम मैं इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं हूँ। सलीम बोला, तुम लोग बैठे बिठाए अपनी जान जहमत में डालने की फिक्र किया करते हो, गोया जिंदगी 1000-2000 साल की है। घर में रुपए भरे हुए हैं, बाप तुम्हारे ऊपर जान देता है, बीवी परी जैसी बैठी हुई है, और आप एक जुलाहे की लड़की के पीछे घर बार छोड़े भागे जा रहे हैं। मैं तो इसे पागलपन कहता हूँ। ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा कि तुम कुछ कर जाओगे, यहाँ पड़े सोते रहेंगे, पर अंजाम दोनों का एक है। तुम रामनाथ संत हो जाओगे, और मैं इन्हाल राजेउन। अमर ने विषाद भरे स्वर में कहा, जिस तरह तुम्हारी जिंदगी गुजरी है उस तरह मेरी जिंदगी भी गुजरती तो शायद मेरे भी ख्याल होते। मैं वह दरखत हूँ जिसे कभी पानी नहीं मिला। जिंदगी की वह उम्र जब इंसान को का मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है बचपन है। उस वक्त पौधे को तरी मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। उस वक्त खुराक ना पाकर उसकी जिंदगी शुष्क हो जाती है। मेरी माता का उस जमाने में देहांत हुआ था, और जब से मेरी रूह को खुराक नहीं मिली। वह भूख मेरी जिंदगी है। मुझे जहाँ मोहब्बत का एक रेज़ा भी मिलेगा, मैं बेअख्तियार उसी तरफ जाऊंगा। कुदरत का अटल कानून मुझे उस तरफ ले जाता है। इसके लिए अगर मुझे कोई खतावार कहे तो कहे, मैं तो खुदा के को ही जिम्मेदार कहूंगा। बातें करते करते सलीम का मकान आ गया। सलीम ने कहा, आओ खाना तो खा लो। आखिर कितने दिनों तक जला वतन रहने का इरादा है? दोनों आकर कमरे में बैठे। अमर ने जवाब दिया, यहाँ अपना कौन बैठा है जिसे मेरा दर्द हो? बाप को मेरी परवाह नहीं, शायद और खुश हो कि अच्छा हुआ बला टली। सुखदा मेरी सूरत से बेजार है, दोस्तों में ले दे के एक तुम हो। तुमसे कभी कभी मुलाकात होती रहेगी। माँ होती तो शायद उसकी मोहब्बत खींच लाती। तब जिंदगी की यह रफ्तार ही क्यों होती? दुनिया में सबसे बदनसीब यह है कि जिसकी माँ मर गई हो। अमरकांत माँ की याद करके रो पड़ा। माँ का वह स्मृति चित्र उसके सामने आया, जब वह उसे रोते देखकर गोद में उठा लेती और माता के आंचल में सिर रखते ही वह निहाल हो जाता। सलीम ने अंदर जाकर चुपके से अपने नौकर लाला समरकांत के पास भेजा कि जाकर कहना, अमरकांत भागे जा रहा है, जल्दी चलिए। साथ लेकर फौरन आना, 1 मिनट की देर हुई तो गोली मार दूंगा। फिर बाहर आकर उसने अमरकांत को बातों में लगाया, लेकिन तुमने यह भी सोचा है सुखदा देवी का क्या हाल होगा? मान लो वह भी अपनी दिल बस्तगी का कोई इंतजाम कर ले। बुरा ना मानना,
अमर ना अनहोनी बात समझते हुए कहा, हिंदू औरत इतनी बेहया नहीं होती। सलीम ने हंसकर कहा, बस आ गया हिंदूपन। अरे भाईजान, इस मुआमले में हिंदू और मुसलमान की कैद नहीं, अपनी अपनी तबीयत है। हिंदू में भी देवियां हैं और मुसलमानों में भी देवियां हैं। हरजाइयां भी दोनों में ही हैं। फिर तुम्हारी बीवी तो नई औरत है, पढ़ी लिखी, आजाद ख्याल, सैर सपाटे करने वाली, सिनेमा देखने वाली, अखबार और नॉवल पढ़ने वाली। ऐसी औरत ने खुदा की पनाह, यहाँ यूरोप की बरकत है। आजकल की देवियां जो कुछ ना कर गुजरे वहाँ वह थोड़ा है। पहले लौंडे बेशकदमी किया करते थे, मर्दों की तरफ से छेड़छाड़ होती थी। अब जमाना पलट गया है, अब स्त्रियों की तरफ से छेड़छाड़ शुरू होती है। अमरकांत बेशर्मी से बोला, उसकी चिंता उसे हो जिसे जीवन में कुछ सुख हो। जो जिंदगी से बेजार है उसके लिए क्या। जिसकी खुशी हो जाए। मैं ना किसी का गुलाम हूँ, ना किसी को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। सलीम ने परास्त होकर कहा, तो फिर हद हो गई। फिर क्या, क्यों औरतों का मिजाज आसमान पर चढ़ाए जाए। मेरा खून तो इस ख्याल ही से उबल आता है। औरतों को भी तो बेवफा मर्दों पर इतना ही क्रोध आता है। और तो मर्दों के मिजाज से, जिस्म की बनावट में, दिल के जज्बात में फर्क। औरत एक ही होकर रहने के लिए बनाई गई, मर्द आजाद रहने के लिए बनाया। यह मर्दों की खुदगर्जी है। जी नहीं, यह हैवानी जिंदगी का उसूल है। बहस में शाखें निकलती गई। विवाह का प्रश्न आया, यह बेकारी की समस्या पर विचार होने लगा। फिर भोजन आ गया, दोनों खाने लगे। अभी 2-4 कौर ही खाए कि दरबान ने लाला समरकांत के के आने की खबर दी। अमरकांत झट मेज से उठ खड़ा हुआ, कुल्ला किया। उसने प्लेट मेज के नीचे छिपाकर रख दिए और बोला, इन्हें कैसे मेरी खबर मिल गई? अभी तो इतनी देर भी नहीं हुई। जरूर बुढ़िया ने आग लगा दी। सलीम मुस्कुरा रहा था। अमर ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, यह तुम्हारी शरारत मालूम होती है, इसलिए तुम मुझे यहाँ लाए थे। आखिर क्या नतीजा होगा? मुफ्त की जिल्लत होगी मेरी। मुझे जलील कराने से तुम्हें कुछ मिल जाएगा। मैं इसे दोस्ती नहीं, दुश्मनी कहता हूँ। तांगा द्वार पर रुका और लाला समरकांत ने कमरे में कदम रखा। सलीम इस तरह लाला जी की ओर देख रहा था जैसे पूछ रहा हो, मैं यहाँ रहूं या जाऊं। लाला जी ने उसके मन का भाव ताड़कर, तुम क्यों खड़े हो बेटा? बैठ जाओ। हमारी और हाफिज जी की पुरानी दोस्ती है, उसी तरह तुम और अमर भाई हो। तुमसे क्या पर्दा है? मैं सब सुन चुका हूँ लल्लू। बुढ़िया रोती हुई आई थी। मैंने बुरी तरह फटकारा। मैंने कह दिया, तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं? जिसकी स्त्री लक्ष्मी का रूप हो वह क्यों चुड़ैलों के पीछे प्राण देता फिरेगा? लेकिन अगर कोई बात ही है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं बेटा। भूल चूक सभी से होती है। बुढ़िया को 200-400 रुपए दे दिए जाएंगे। लड़की को किसी भले घर में शादी हो जाएगी। चलो, झगड़ा पाक हुआ। तुम्हें घर में से भागने और शहर में ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? मेरी परवाह मत करो, लेकिन तुम्हें ईश्वर ने बाल बच्चे दिए हैं। सोचो, तुम्हारे चले जाने से कितने प्राणी अनाथ हो जाएंगे। स्त्री तो स्त्री ही है। बहन है, वह रो रो कर मर जाएगी। रेणुका देवी, वह भी तुम ही लोगों के प्रेम में से यहाँ पड़ी हुई है। जब तुम ही ना होगे तो वह सुखदा को लेकर चली जाएंगी। मेरा घर चौपट हो जाएगा। मैं घर में अकेला भूत की तरह पड़ा रहूंगा। बेटा सलीम, मैं कुछ बेजा तो नहीं कर रहा हूँ जी। जो कुछ हो गया सो हो गया। आगे के लिए एहतियात रखो। तुम खुद समझदार हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊंगा। मन को कर्तव्य की डोरी से बांधना पड़ता है, नहीं तो उसकी चंचलता आदमी को ना जाने कहाँ लिए फिरे।
तुम्हें भगवान ने सब दिया, सब कुछ दिया है। कुछ घर का काम देखो, कुछ बाहर का काम देखो। 4 दिन की जिंदगी है, इसे हंस खेल कर काट देना चाहिए। मारे मारे फिरने क्या फायदा। अमर इस तरह बैठा रहा मानो कोई पागल बक रहा है। आज तुम यहाँ चिकनी चुपड़ी बातें कह के मुझे फांसना चाहते हो। मेरी जिंदगी तुम ही ने खराब की। तुम्हारे ही कारण मेरी यह दशा हुई। तुमने मुझे कभी अपने घर को घर ना समझने दिया। तुम मुझे चक्की का बैल बनाना चाहते हो। वह अपने बाप का अदब उतना ना करता था जितना दबता था। फिर भी उसकी कई बार बीच में टोकने की इच्छा हुई। ज्यों ही लाला जी चुप हुआ, उसने दृढ़ता के साथ कहा, दादा, आपके घर में मेरा इतना जीवन नष्ट हो गया। अब मैं उसे और नष्ट नहीं करना चाहता। आदमी का जीवन खाने और मर जाने के लिए नहीं होता, ना धन संचय उसका उद्देश्य है। जिस दशा में मैं हूँ वह लज्जा की वस्तु नहीं, जहाँ स्त्री पति को केवल नीचे नहीं घसीटती, उसे पतन की ओर नहीं ले जाती, बल्कि उसके जीवन में आनंद और प्रकाश का संचार करती है। मैं रूढ़ियों और मर्यादाओं का दास बनकर नहीं रहना चाहता। आपके घर में मुझे नित्य बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और उसी संघर्ष में मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। आप ठंडे दिल से कह सकते हैं, आपके घर में सकीना के लिए क्या स्थान है? लाला जी ने भीत नेत्रों से देखकर पूछा, किस रूप में? मेरी पत्नी के रूप में? नहीं, एक बार भी नहीं, 100 बार नहीं। तो फिर मेरे लिए भी आपके घर में स्थान नहीं है। और तो तुम्हें कुछ नहीं कहना है? जी नहीं। लाला जी कुर्सी से उठकर द्वार की ओर बढ़े, फिर पलटकर बोले, बता सकते हो कहाँ जा रहे हो? अभी तो कुछ ठीक नहीं। जाओ, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे लिखने में संकोच न करना। मुझे आशा है मैं आपको कोई कष्ट न दूंगा। लाला जी ने सहज नेत्र होकर कहा, चलते चलते घाव पर नमक छिड़को। लल्लू, बाप का हृदय नहीं मानता, कम से कम इतना तो करना कि कभी कभी पत्र लिखते रहना। तुम मेरा मुंह ना देखना चाहो, लेकिन मुझे कभी कभी आने जाने से ना रोकना। वहां रहो, सुखी रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। मैम, यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। ओके, तो अब आप देख लो, कुछ बात है आगे जो पढ़ा आपने। किसी को नहीं, कोई नहीं, तो मैम समरकांत। सारे मनोबल टाइम टाइम। हाँ, मैम 10:40। क्या समरकांत? मैम लाला समरकांत किस नहीं, तरह से क्या अपने समरकांत? मैम लाला समरकांत किस तरह से अमरकांत की गलतियों पे पर्दा डाल रहा है? अब एक बाप और क्या कर सकता है? एक बाप की दृष्टि है, और क्या करे? अभी भी कौन सा तरस आया अमरकांत को? तभी भी नहीं मैम आया। फिर भी उसे इस बात की कदर भी नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ, जबकि वो उसे माफ करने को तैयार था, लेकिन उसने सीधे कहा कि मेरी पत्नी के रूप में क्या जगह है। अब एक सौदा पुत्र के लिए वो कहां से जगह दे सकता है? और जो ये इतना बार बार होता है, मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई। हालांकि ये इसके बहाने से लेखक ने ये बहुत सही बात कही, क्योंकि मैं तुम्हें बार बार कहती हूँ कि जितने भी सिंगल पेरेंटिंग के बच्चे मिलेंगे, सब से फेरे लग होते हैं, उनका मानसिक विकास नहीं ठीक से हो पाता है। वो सिर्फ प्रेम, यश या शोहरत, ऐसी चीजों के पीछे ही दौड़ते हैं और बाकी चीजों को इग्नोर कर जाते हैं। तो वही चीज अमरकांत है। अब इसमें लेकिन ये बीमारी ज्यादातर लड़कों में ही देखने को मिलती क्यों है? सवाल तो ये भी है। सुखदा भी सिंगल पेरेंटिंग की है, लेकिन वो तो चारों दृष्टि से सोचती है, चारों तरफ से सोचती है। तो लड़के ही का संस्कार कुछ कहीं ना कहीं से रह जाता है, क्योंकि इनकी जो है, इनकी आकांक्षाएं हैं, इनकी जरूरतें हैं, सही गलत को ध्यान में दिए बिना स्वार्थी हैं।
नहीं तो ये सोच पा रहा है कि जो इसने बच्चे को जन्म दिया है, जो एक बच्चा पैदा किया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है कि नहीं? सुखदा इस बन के नहीं है, ठीक है, सुखदा से नहीं बनती, ठीक है, सुखदा साथ नहीं रहना, ठीक है, लेकिन बच्चा, बच्चा क्या सुखदा भी है? बच्चा सुखदा ने अकेले नहीं किया है क्या? ये इस तरह से मुंह मोड़ के चला जाए? कोई बात नहीं। तो एक बच्ची जिम्मेदारी तो दोनों की है ना। तो आज उसके साथ कितना न्याय कर रहा है ये? तो इन सब चीजों के बारे में स्वार्थ पे आए तो नहीं सोचता कि वो क्या कर रहा है। भले ही ये उपन्यास उस पर नहीं है, लेकिन इस समस्या को भी देखा जाना चाहिए और सोचा जाना चाहिए जहां जहां ऐसे वो मोड़ आ रहे हैं, जहां पर कथा का इस तरह का चर्म पहुंच रहा है। अब ये देखा जाए तो कथा का मध्य है और कथा का चर्म भी है, कि कथा अपने इंटरेस्टिंग मोड़ पर अच्छे से पहुंच चुकी है। से नहीं भी रुचि होगी इस नॉवल में, उसकी भी यहाँ से रुचि पैदा होने लगेगी कि बढ़िया है। तो संत जो भी कर रहा है, एक लड़की मोह में बाप होने के कारण कर रहा है, लेकिन अमरकांत को हर वो कोई अच्छा करे या बुरा करे, उसने जिन लोगों का सोच लिया है उनके लिए वो खिलाफ ही बना रह रहा है। अभी भी उसे कुछ भी नहीं ऐसा लगा कि उसके लिए ठीक कह रहा बाप, या मजबूर है, या उसे चाहता है, या परेशान हो जाएगा उसके जाने से। वो तो यही कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ मेरा जीवन नष्ट हुआ है, तो अब और वो नष्ट नहीं कर सकता। तो अटेंडेंस ली जाए या अभी आपको और कोई बात कंटिन्यू करनी है? नो मैम, अटेंडेंस ले लीजिए। ओके, ऐसे बोल रहे हो कि बस अब छोड़ ही दो और जान मत खाओ, बहुत हो चुका। मैम आज पता चला तनु स्टार्टिंग से पढ़ती है 2 घंटे, तो क्या हालत होती होगी उसकी। तभी मैंने बोला इसकी लोग भाई बहन से पढ़। हम्म। मैं जब भी पढ़ती हूँ ना प्रिया, मतलब मैं नॉवल, मतलब वो मैं जब भी कुछ भी पढ़ती हूँ तो मैं बोल बोल के ही पढ़ती हूँ, तो मेरी प्रैक्टिस है, मतलब मैं 1-2 घंटे तक पढ़ सकती हूँ लगातार, इस वजह से अच्छा, मुझे प्रॉब्लम नहीं नहीं होती है। मेरी आदत है कि मैं मन ही मन में पढ़ती रहती हूँ। मैं मन में पढ़ ही नहीं पाती, मतलब मैं भूल जाती हूँ, मैं गेट बंद करके बोल बोल के ही पढ़ती हूँ। सही बात है, मैं भी मन में नहीं पढ़ पाती हूँ। पापा कहते हैं मन में पढ़ो, क्या मन में पढ़े, कोई बिना बोले रहा ही नहीं जाता। हाँ यार, नहीं, और मन मैं में पढ़ने से याद नहीं होता। नहीं, मन में पढ़ने से याद भी नहीं होता, मन में पढ़ने से ज्यादा समझ में भी नहीं आता, इसलिए बोल के ही पढ़ना ही है। हाँ मैं मैम जब भी पढ़ती हूँ तो बोल मैं के इस पढ़ने जल्दी होता है, समझ भी आता कि है। मैं दूसरे को समझा रही हूँ, इस तरह से मुझे याद ही नहीं होता कभी। हाँ। खैर अपनी अपनी नहीं, आदत जिनके है। पापा मम्मी मना करते हैं उनको, मैम नहीं, मेरी ना एक ट्यूशन टीचर थी, वो कहती थी कि नहीं मन उनको मन में पढ़ाओ। पढ़ो। तभी से मेरी आदत सी पड़ गई है। नहीं, अरे इसी को पढ़ाई कैसे, दिक्कत तो ये है कि इसको इसके नहीं पता है। मन में इसलिए पढ़ो ताकि वो उन्हें सुनना नहीं, उन्हें बोर मत करो, इसलिए मन में पढ़ो। लेकिन यस मैम। पढ़ने वाले के लिए ये अच्छा है कि वो बोल के पढ़े। हाँ, पढ़ने से भी होता है, समझ भी आता है, और कमियों की तरफ ध्यान भी जाता है, प्रश्न भी आते हैं कि अरे ये क्या था। मन में पढ़ने से तो दिमाग किताब में रहता है और आधा जाने शेयर कर रहा होता है, और भी कई चीजें देख सुन समझ रहा होता है, और भी बहुत चीजें सोच रहा होता है, दिमाग जाने का कहाँ जाता है। तो इसलिए बोल के पढ़ना ही ठीक है। हाँ, दूसरों को बोरियत होती है तो उनके सामने मतलब रहो, दूर रहो, क्योंकि दूसरे को दिक्कत होती है कि मुझे क्यों सुनना पड़ रहा है, यस मैम। इसलिए वो करेंगे मन में पढ़ो। रोल नंबर मैम रोल नंबर 4 तो बोला नहीं आपने। 6 बोल दिया, लगा दिया। 5 मैम। 6 मैम है। 5 रोल अच्छा नंबर। 5, अच्छा ठीक है। 6 तो नहीं,
9। मैम मैम 7 प्रेजेंट है। हाँ ठीक है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अरे किसी को मैम की आवाज आ रही है क्या? मेरी आ नहीं रही नहीं है? नहीं आ रही है, तेरी आ रही है। हाँ तेरी आ रही है, मैम की नहीं आ रही। यार मेरा रोल नंबर ना रह जाए कहीं। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अरे डॉली सही बोल रही है, मैं मुझे भी लगा कि रोल नंबर ना रह जाए। के बाद मैम कहेगी हो गई अटेंडेंस। क्या? मैम तो लेफ्ट हो गई यार। इसके अंदर ना जा। हाँ नेटवर्क इशू होगा। थोड़ी देर पहले लेफ्ट हो जाती मैम तो सही लगता है, अब लेफ्ट हो रही है। मेरी अरे लगी यार। अटेंडेंस के टाइम पे अक्सर लेफ्ट हो जाती है मैम। अरे यार मुझे एक बात डोली बताओ। मेरी लगी। हाँ तेरी तो तेरा तो लग गई, बोला था मैं ना मैम ने, बिल्कुल। तेरा लग गया, तन्नू तक यार लग गया, कॉलेज तेरा जाके मत। पेपर अब बस एक ही महीना 1.5 महीना बचा है, फिर कॉलेज जाके मुझे नहीं मैं सही लगता बता रही, ऑफलाइन कॉलेज पेपर ना होंगे। खुले बहन, देख पढ़ा नहीं है बिल्कुल अरे भी, सुन, और अरे मेरा ऑनलाइन डोली। पेपर दे तो ये सकती हूँ। सच है यार, काव्य शास्त्र का तो और हिमांशी लोल है तू बोल बिल्कुल। रही है कॉलेज ना खुले? यार यार देख कॉलेज खुले, है हिमांशी। घुमाए बुलाए, पेपर ना हिमांशी। ले, पेपर नहीं। हाँ पेपर ही के लिए बुलाएगा देख बच्चे। रही है ना, देख रही है आदत ना बिगड़ अभी इन गई है लोगों का अब। बदमाशी। देख ये लड़की, मुझे जाना है ये कॉलेज, लड़की खोल लोग दे बिगड़, खोल दे। ए अभी ये कॉलेज लोग जाना बिगड़ देख, गई हैं। हफ्ते मेरे को दिल से कॉलेज जाना, नए नए यार कपड़े देख मिलेंगे, हाँ पापा हाँ नया हाँ फोन दिलाएगा। हिमांशी, थर्ड खास कर मेरे से अगर कोई हिमांशी। पूछे ना तो मैं तो कह दूंगी 3rd ईयर से, शुरू से एकदम, मतलब थर्ड ईयर, जैसे, हाँ मैं थर्ड ईयर। अंकल को है ना। आ, मैं अंकल को फोन करने वाली हूँ, हिमांशु को कोई नए कपड़े मत हिमांशी दिलाना। लाइन पे आ और गई। पता है 3rd ईयर में ना सब्जेक्ट भी कम है, मैंने उस कॉपी में बुक में हाँ देखा था पता जो है, है मारे ना। को पता है। सब्जेक्ट कम नहीं है, सब्जेक्ट कम नहीं है, फिजिकल वो हट उपन्यास और जाएगा, लगा रखे हैं ऊपर से। जेंडरी हट जाएगा सब्जेक्ट बस। और अरे वो देवी वो डिसिप्लिन का हटा के क्या है, सेक ये के दो। डिसिप्लिन भी तो है। सेक। हाँ तो दो पेपर, एक पेपर और बढ़ जाएगा ना हमारे पास, फिर हिंदी के पूरे 5 पेपर पढ़ने पड़ेंगे हमें। हाँ सिर्फ हिंदी पढ़नी पड़ेगी, हमने हिंदी ऑनर्स करी है, पक जिसको रत्ती जाओगे भर फिर भी कुछ थर्ड नहीं ईयर आता। में। हाँ हाँ अरे वो सोच तो लो। थर्ड ईयर थर्ड में ईयर में जाने वाली डिवाइड है। हो और रखा है, सुनो बाकी तो सुनो पता सुनो, चलेगा कि क्या है आगे। डॉली डॉली डॉली। हाँ यार मैडम आ जाए तो मेरी अटेंडेंस लगवा देना, और अगर तुम लोग भेज रहे हो तो तुम भी लगवा देना, मेरे को थोड़ा काम है तो मैं ए, लेफ्ट कर रही हूँ, ठीक है। अरे लग हाँ गया तो तेरा, वैसे तू बहुत जा काम कर आराम रही है। से। तेरा तो हाँ तो लग गया है, लग तू भी ऐश गई कर। है। हाँ ठीक है, मैं लेफ्ट कर दी यार, मैम आए तो बोल देना। क्या ठीक कह है। रही है प्रिया, वो उस वाले सेमेस्टर में मान ले 5th और 6th सेमेस्टर में हमारा क्या है? उसमें और लगेगी क्योंकि सिर्फ उसमें हिंदी ही हिंदी पढ़नी होगी, हिंदी के साथ साथ करने के लिए बिठा दिया जाएगा हमें, करते रहो कितना कर सकते हो। हाँ उसी से हम, और उसी के बेसिस पे हमारे को आगे के सब्जेक्ट के अच्छे नंबर मिल सकते, आगे के जैसे एमबीए बीएड की चीजों में हो सकता है हमारा। कि नहीं थर्ड नहीं ईयर ऐसा और कुछ सेकंड ईयर नहीं तो है। फेल होते हो तो कोई बात नहीं, एक सब्जेक्ट में भी फेल होते ऐसा कोई नहीं, बच्चे किसने पास हो जाते किसने हैं। किसने बोला? किसी ने नहीं बोला, सब में बेटा क्लियर थर्ड ईयर होना में फेल हो गए ना, कंपलसरी। दोबारा ओ तुझे बैठ बेटा के करना पड़ेगा। वो नहीं बोल रही मैं, हर एक सेमेस्टर में हर एक ईयर में क्लियर करना होता है, अदरवाइज यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं देती, इस गलतफहमी में मत तो वही रहियो। तो बोल रही हूँ, थर्ड ईयर में नहीं लटकना होता मेरी माँ। किसी भी ईयर में नहीं लटकना होता बेवकूफ। तभी तो मैं हो लटकूंगी जाता है इस बार, पेपर। भारतीय काव्य शास्त्र में मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, कोई तो फिर सब्जेक्ट तेरे नहीं अरे को आता यार पढ़ने में। रीना मैम ने उस दिन कह दिया था ना, ए तो तू टेंशन हो गई सबसे थी कि बोलती भैया है मैम कॉलेज। क्लियर है हिमांशी। छंद भी, अलंकार इसलिए भी। तो नहीं, देख देखो यार छंद अलंकार की जहां तक बात है ना, तो अलंकार हम बचपन से पढ़ते आ रहे तो वो हमें आता है, पर छंद की बात जो है ना, तो ये जो मैम का। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ मेरी रही है। आवाज। आ रही है मैम। ओके। अच्छा बस 21 तक तो मुझे पता था कौन जुड़ा है कौन नहीं जुड़ा था, तो मैंने लगा दी है अटेंडेंस, इसके आगे मैं बोल रही हूँ। 21 मेरा था मैम, डोली। अब पता है मुझे। रोल नंबर 22, 23। यस मैम।
23 जुड़ी हुई है ना? यस मैम। 23। यस मैम। हाँ मैम, जुड़ी हुई है 23। ओके। 24, 25, 26, 27, यस मैम। 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, यस मैम। 41, यस मैम। 42, यस मैम। 44, 44, यस मैम। 45, 46, 47, 48, 51, 50, 54, 54 नहीं है आज? 5, 57, यस मैम। ओके। 58, यस मैम। 59, यस मैम। दो लड़कियां बोल रही हैं। और अभी के साथ और कौन मैम बोला? 59 प्रियंका अभी बोली से मैम, पहले मेरे से कोई और पहले लड़की बोली। प्रियंका नहीं प्रियंका तुम 58। अब वही तो। इसका क्या रोल नंबर है प्रियंका का? 58 मैम 58। अच्छा। तो ठीक है बस, तुम्हारी अटेंडेंस हो गई है। और रो धो के नेट ने साथ दिया जैसे तैसे। पता नहीं है आजकल नेट का क्या हो रहा है। तो ठीक है, बाय बाय सभी को। बाय मैम। फिर बाय मिलते मैम। हैं वेडनेसडे ओके को। मैम, बाय मैम। ओके बाय।